प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का जो है अभिनव ऑफिशियल पे। और जो है आज हम लोग बहुत ही शानदार सेशन लेके जुड़ चुके हैं आपके साथ। जैसा कि आपको पता होगा कि एग्जाम्स पास आ रहे हैं या फिर एक कंप्लीट रिवीजन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये जो बुकलेट आपकी बैंकिंग की जिसे कंप्लीट हम लोग पढ़ते हैं क्लास में, बैंकिंग अवेयरनेस जिसे आप कहते हैं, और इसका जो सिलेबस उसमें लगभग 25 टॉपिक्स हैं। आज की सेशन में हम आपको कुल 2500 के 2500 टॉपिक आज पढ़ाने वाले हैं। एक शानदार ओवरव्यू के साथ। क्लास थोड़ी लंबी होगी तो लास्ट तक हमें बने रहना होगा। और ये बुकलेट अगर आपके पास है तो उसको आप सामने लेके बैठ जाइए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सेशन को देखते रहिएगा। टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे और अंत तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। कमेंट पर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, कारण कि आपके सामने यह है कि इतने सारे आपके सामने टॉपिक हैं और इतना सारा डाटा जो कि हम 70 लेक्चर में पढ़ाते हैं उसे आज जल्दी कवर करना है। तो चलिए एक एक पॉइंट से क्लियर करते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आपके जो सिलेबस उसमें आपको पता होगा कि देखिए यहाँ पे हम लोग स्टैटिक जीके की बात नहीं करेंगे, केवल बैंकिंग वाले पोर्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन, बैंकिंग की हिस्ट्री क्या रही है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक और बैंकिंग, पेमेंट स्मॉल फाइनेंस बैंकों के बारे में, एसबीआई, आरआरबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईबीए, बीएफएस, बैंकिंग ओम्बड्समैन, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एनपीए, बेसल, फॉरेन ट्रेड, नेशनल इनकम, बजट, मॉनेटरी, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एटीएम, टाइप्स ऑफ पेमेंट्स, पे कमीशन, नीति आयोग मतलब गवर्नमेंट स्कीम, इन सभी चीजों की बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा आज की क्लास बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो लास्ट तक आपको बने रहना होगा। हर बच्चे को लास्ट तक बने रहना है और देखते रहना, ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहले बच्चों आपके सामने स्ट्रैटेजी की बात करना नहीं, हम लोग बैंकिंग वाले पोर्शन शुरू करेंगे। तो एक शब्द आपके सामने आता है बैंक और एक शब्द आता है बैंकिंग। सबसे पहला सवाल ये आपके सामने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंकिंग। ठीक है, हमने आपसे कहा कि बैंक शब्द का मतलब होता है प्यारे बच्चों ऐसा फाइनेंस, ध्यान से बस सुनते चलिएगा, आप सब पढ़े बस आपको रिवीजन करा रहे हैं जल्दी जल्दी, एक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग एग्जाम्स पहले, ठीक। तो हमने कहा आपके सामने जो है कि बैंक का मतलब होता है एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो पैसे का लेन देन करता है, जो लोगों के पैसे को जमा करता है, डिपॉजिट करता है और लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन डिपॉजिट और लोन देने वाले बहुत सारी संस्थाएं होती है, जैसे मुथूट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, बट सबको बैंक तो कहते नहीं है। तो यह काम कर रहा हो और वो आपके सामने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत आता हो। तो हमने क्या कहा आपके सामने कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत अगर आ रहा है तब जाकर वो बैंक कहलाएगा, और नहीं तो फिर से हम बोलेंगे आपके सामने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। क्लियर है। और बैंकों के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी को हम लोग बैंकिंग कहते हैं। जैसे बैंक में हम गए थे अकाउंट खोलने, बैंकिंग है। बैंक ने हमें एटीएम प्रोवाइड किया, उस एटीएम का हम यूज कर रहे हैं, बैंकिंग है। तो ध्यान रखिएगा आपके सामने कि बैंकों की एक्टिविटी को बैंकिंग कहा जाता है। अच्छा, आरबीआई और नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंकों का हिस्ट्री भी आगे डिटेल में आपको हम पढ़ा रहे होंगे। फिलहाल याद रखिएगा आपके सामने जो है कि बैंकों को हमने कहा कि बैंक एक प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं। मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, बैंक और आपके सामने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जो बैंक होता है आपके सामने, इसके बारे में याद रखिएगा, जो है जो बैंक होता है आपके सामने, इसके बारे में याद रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों आपके सामने जो है कि बैंकों को हमने डिवाइड किया आपके सामने सेक्शन 5C, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आते हैं उसे बैंक कहा जाता है, जो नहीं आते उसे नॉन बैंकिंग कहते हैं। अब बैंक आपके सामने दो तरह के होते हैं। हमने कहा था बैंक दो तरह के, एक जिसे बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक, एक जिसे आप लोग कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक। तो देखिए कोऑपरेटिव बैंक आपका जो होता है इसका मतलब होता है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, और कॉमर्शियल बैंक का मतलब होता है आपके सामने कि प्रॉफिट के साथ साथ लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। अब भारत में जो कॉमर्शियल बैंक है ये 7 तरह के होते हैं। कौन कौन से होता है इनके बारे में सुनते हैं पहले। सबसे पहले आपके सामने कहा गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और लोकल एरिया बैंक। कहा गया, पहले बच्चों एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ाते चलते, पहले इनकी संख्या बता दें। पब्लिक सेक्टर बैंक भारत में आपके सामने टोटल 12 है। प्राइवेट सेक्टर बैंक भारत में टोटल आपके 21 है। फॉरेन बैंक आपके 46 हैं। रीजनल बैंक आपके 43 हैं। पेमेंट्स बैंक आपके सामने जो है टोटल आपके 6 हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक 12 हैं। लोकल एरिया बैंक आपके 2 हैं। अब इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ाएंगे। फिलहाल याद रखिएगा कि बैंक हमने कहा दो तरह के, कॉमर्शियल एंड द कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव वेलफेयर पे काम करेगा, कॉमर्शियल सर्विस प्लस प्रॉफिट पे काम करेगा, और कॉमर्शियल बैंक हो गए 7 तरह के। शेड्यूल बैंक आपके सामने, और नॉन शेड्यूल बैंक, दो तरह के बैंक और होते हैं आपके साथ। शेड्यूल नॉन शेड्यूल किसे कहते हैं जरा इसको बताइए। देखिए आपके सामने जो बैंक आरबीआई की लिस्ट में शामिल है, आरबीआई क्या करती है ना, बैंकों को अपने रूल्स रेगुलेशंस में बांध के रखती है। तो जो जो बैंक आपके सामने आरबीआई की लिस्ट में शामिल किए गए थे उन सभी बैंकों को हम लोग कहते हैं आपके सामने शेड्यूल बैंक। क्या कहते हैं उनको? शेड्यूल बैंक। और जो बैंक आपके सामने आरबीआई की लिस्ट में शामिल नहीं है, जो उससे बाहर है, उनको कहा गया नॉन शेड्यूल बैंक। अब भारत का इकलौता सिर्फ एक ऐसा बैंक है जो आपके सामने नॉन शेड्यूल्ड है, उसका नाम आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। तो ध्यान रखिए आपके सामने केवल एक ही बैंक है जो नॉन शेड्यूल्ड, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। दूसरी बात आप यह कह सकते हैं कि जो आरबीआई एक्ट आपका 1934 है,
उस आरबीआई एक्ट 1934 के जो सेक्शन 2 में बैंक लिस्टेड हैं, उन सभी बैंकों को शेड्यूल बैंक कहा जाता है। तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 2 में लिस्टेड बैंकों को हम लोग क्या कहते हैं? शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला आपके सामने कहा गया, पहले बच्चों पब्लिक सेक्टर बैंकों की बात करते हैं। देखिए इसकी पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले आपके सामने, सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, 1955 में एक बैंक बना जिसका नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद से 19 जुलाई 1969 को आपके देश में, आप नोट्स देखते रहिएगा अपना, 19 जुलाई 1969 को आपके देश में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय भारत के अंदर 4th 5 ईयर प्लान चल रहा था। ठीक, उस समय इंदिरा गांधी की आपके सामने सरकार हुआ करती थी। उस समय उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा थी। अच्छा, 14 बैंक यहाँ पे आपके सामने बन गए। फिर से आपके सामने सेम कहानी आता है 15 अप्रैल 1980 को। अब 15 अप्रैल 1980 को फिर आपके देश के अंदर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और इस बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण उनका किया गया जो आपके सामने 200 करोड़ की कैपिटल से बड़े बैंक थे। अब जरा जोड़िए, आपके सामने 6 बैंक यहाँ हो गए, 14 बैंक उससे पहले, 14 प्लस 6 कितने, 20 हो गए, और एक हमारा एसबीआई। तो कुल आपके सामने 21 बैंक बने थे जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करते थे। लेकिन ये 21 बैंक से घट के आपको हम ये बताया कि हमने पब्लिक सेक्टर बचे कितने, 12 हैं। तो 12 कैसे हो गए? क्योंकि इनका मर्जर हो गया। अब मर्जर किसका कहां पे हुआ, यह एक सवाल बनता है आपके सामने। तो मर्जर की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपके सामने 4 सितंबर 1993, 4 सितंबर 1993 को आप देखेंगे कि एक बैंक था जिसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था बच्चों उसका? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। इस न्यू बैंक ऑफ इंडिया को आपके सामने पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के अंदर मिला दिया गया। क्लियर? उसके बाद आप देखेंगे कि फिर आपके सामने जो है 1 अप्रैल 2019 फिर से आपके सामने देना बैंक और एक बैंक जिसका नाम था आपके सामने विजया बैंक। तो देना और आपके सामने विजया बैंकों को फिर से बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया। और उसके बाद एक समय आता है 1 अप्रैल सन 2020, जब आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश के अंदर सबसे पहले आपका कौन सा बैंक भाई? तो आपका एक बैंक जिसका नाम था इलाहाबाद बैंक, एक बैंक जिसका नाम था आपके सामने सिंडिकेट बैंक, एक जिसका नाम था आपके सामने जो है, देखिए पूरा नाम नहीं लिखते हैं, बस बोल देते हैं। एक आपके सामने था इलाहाबाद बैंक, ठीक, जिसको इंडियन बैंक में आपने मिला दिया। दूसरा था आपके सामने जिसका नाम था सिंडिकेट बैंक, जिसको आपने कैनरा बैंक में मिला दिया। फिर आपके सामने था आंध्रा बैंक, और एक था जिसका नाम था कॉर्पोरेशन बैंक, इन दोनों को आपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिया। और फिर आपके सामने एक बैंक आता है यूनाइटेड बैंक, और एक का नाम था आपके सामने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इनको अपने पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया। इस प्रकार आपके सामने इलाहाबाद, सिंडिकेट, आंध्रा, कॉर्पोरेशन, यूनाइटेड और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये 6 बैंक आपके सामने मर्ज कर दिए गए। एक पहले मर्ज हुआ था, 2 देना और विजया मर्ज हुए, और 6 और मर्ज हो गए। तो 21 में से 9 बैंक आपके निकल गए, तो बच्चे कितने, 12। अब ये 12 बैंक आपके कौन कौन अभी देश में चल रहे हैं? तो सबसे पहले नाम है, देखिए आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चल रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक। उसके बाद आप जाएंगे तो आपको मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और उसके बाद यूको बैंक, और लास्ट में आपका कैनरा बैंक। देखिए सी से कैनरा इसका हेडक्वार्टर, बी से बेंगलुरु, यूको यू के साथ क्या आएगा, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, महाराष्ट्र पुणे में हेडक्वार्टर है, बड़ौदा आपके सामने गुजरात वडोदरा में हेडक्वार्टर है, इंडियन से जो शुरू हो रहे हैं उनका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, पंजाब से जो शुरू हो रहे हैं उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और जिनके लास्ट में ऑफ इंडिया आ रहे हैं सबका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो इस प्रकार आपके सामने पब्लिक सेक्टर बैंक कैसे बने और कितने बचे, ये आपको बता दिया गया। क्लियर? आगे जब जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो है स्पेशली एक बैंक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई की अगर बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपके सामने एसबीआई जहां लिखा हुआ है वो भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, और इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं कि आगे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका होता है इसको सबसे पहले कैसे बना, इसकी कहानी समझिए। सबसे पहले आपके सामने 3 बैंक हुआ करते थे। एक बना था 1806 में जिसका नाम था आपके सामने बैंक ऑफ कलकत्ता, और ये बैंक ऑफ जो कलकत्ता था ये बाद में जाकर 1809 में इसी का नाम आपके सामने हो गया बैंक ऑफ बंगाल। और एक बैंक बना 1840 में, इसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे। अब फिर एक बैंक आपका बना 1843 में जिसका नाम था आपके सामने जो है बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, तो बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंक आपके सामने जो दिख रहे हैं इसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल बैंक, क्योंकि राजाओं के बैंक हुआ करते थे। और ये तीनों के तीनों बैंक आपके सामने मिल जाते हैं 1921 में, और 1921 में मिलकर इन्होंने बनाया आपके सामने जो है एक बैंक जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपके सामने बनता है जो कि 1921 में। अब फिर जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को आपके सामने देखा गया तो बाद में जाकर के 1955 में एक कमेटी जिसका नाम था एडी गोरेवाला,
इस एडी गोरेवाला कमेटी के कहने पे इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को आपके सामने क्या बना दिया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि एसबीआई बनने की कहानी क्या है कि सबसे पहले आपके सामने 3 बैंक थे, इनको प्रेसिडेंशियल बैंक कहा गया। इन तीनों के मिलने के बाद आपके सामने बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में, जो कि एसबीआई का पुराना नाम, ओल्ड नेम भी है। अब फिर आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एडी गोरेवाला कमेटी के कहने पे क्या बन जाता है, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अगला पॉइंट याद रखिएगा कि एसबीआई की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बच्चा जनता आपके सामने कहाँ पे है, कोलकाता के अंदर, सॉरी इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है प्यारे बच्चों। और एसबीआई की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका एसबीआई होता है, इसको इसके अंदर इसकी 5 टैगलाइंस है। कितनी टैगलाइंस की है? 5 टैगलाइन। एक टैगलाइन आपने सुना होगा, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विद यू ऑल द वे, अ बैंक ऑफ अ कॉमन मैन, बैंक टू एवरी इंडियन और द नेशंस बैंक ऑन अर्थ। ये इसकी 5 टैगलाइंस होंगी। क्लियर? एसबीआई की अगर बात करें तो इसमें गवर्नमेंट का जो शेयर हो अभी लगभग आपके सामने 60% के आसपास हो चुका है। इसके जो आपके हेड है चेयरमैन, उनका नाम आपके सामने छल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी है, यानी सीएस शेट्टी साहब इसका भी चेयरमैन है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग के एसबीआई के बारे में बेसिक बातें थी। अगली बात ये आपके सामने कि एसबीआई का जो है एसोसिएट्स कौन कौन हुआ करते थे। देखिए, एसबीआई के आपके सामने 8 एसोसिएट हुआ करते थे, लेकिन आपके सामने 1963 1963 में एक जिसका नाम था आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और एक का नाम था स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। ये दोनों आपस में मर्ज हो गए और मर्ज होने के बाद इन्होंने बना लिया स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। उसके बाद आपके सामने जो है एक बैंक था, इसका नाम था SIPMTHB, हमने याद कराया होगा। SI का मतलब स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। इस सब के सब एसआई में मर्ज होते चले गए। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र मर्ज हुआ 2008 के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मर्ज हुआ 2010 के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, मैसूर, त्रावणकोर, पांचों के पांचों 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई के अंदर मर्ज हो गए। और इस प्रकार एसबीआई के एसोसिएट्स की संख्या भी कितनी है? शून्य। अभी कोई भी एसोसिएट नहीं है। अच्छा, एक बैंक था जिसका नाम था भारतीय महिला बैंक। नवंबर 2013 में भारतीय महिला बैंक बनाया गया था। क्या बनाया गया था आपके सामने? भारतीय महिला बैंक बनाया गया था, जिससे कि 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई के अंदर मर्ज कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय महिला बैंक की स्थापना 2013 में हुई थी और वो अभी जाकर के आपके एसबीआई के अंदर 2017 में मर्ज हो जाता है। तो ये आपके एसबीआई की कहानी थी। अब बात करते हैं एसबीआई की सब्सिडीज कितनी प्यारे बच्चे। एसबीआई की सब्सिडी की अगर बात करेंगे तो इसकी 7 सब्सिडरी हैं। एक का नाम आपके सामने है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट, जियो पेमेंट बैंक, उसके बाद आपके सामने जो है एस बैंक, अब फिर कावेरी ग्रामीण विकास बैंक और एक आपके सामने आंध्रा ग्रामीण विकास बैंक। तो ये 7 इसके अभी आपके सामने सब्सिडरी हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि मर्जर की बात की गई और जहां पे कहा गया कि एसबीआई का जो आपका जियो पेमेंट बैंक सब्सिडरी का पार्ट था, अब वो धीरे धीरे आपके सामने जियो फाइनेंस सर्विस उसे खरीद लेगा और एसबीआई की सब्सिडरी से उसको हटा दिया जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो फिर इसके पास सब्सिडरी कितने बचेंगे? 6 बचेंगे केवल। क्लियर? चल, तो अब देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक आप समझ गए टोटल क्या होते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंकों की। अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करेंगे तो सबसे पहले देखिएगा भारत के अंदर टोटल कितने हैं? 21। इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक और न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। न्यू का मतलब होता है वे बैंक जो आपके 1991 एलपीजी कॉन्सेप्ट के बाद बने हैं, और ओल्ड का मतलब होता है जो एलपीजी कॉन्सेप्ट 1991 से पहले बने उसको हम ओल्ड कहते हैं, और जो उसके बाद बने उसको हम लोग न्यू प्राइवेट बैंक कहते हैं। तो ये दो बात समझिए। अब नए वाले प्राइवेट बैंकों की संख्या आपके सामने 10 है, पुराने वाले की संख्या आपके सामने देखेंगे तो टोटली 11 है। तो जो आपके नए वाले 10 बैंक है, ध्यान सुनिएगा, जो नए वाले आपके 10 बैंक है, अगर इन बैंकों की बात करेंगे तो एक कैसे कैसे बने तो इनकी कहानी समझिए। सबसे पहले आपके सामने जो है 1993 और 94 में एक कमेटी आती है, एम नरसिम्हम कमेटी। और एम नरसिम्हम कमेटी के कहने पे आपके सामने, ध्यान सुनिए, एम नरसिम्हम कमेटी के कहने पे आपके सामने 10 बैंकों का लाइसेंस पास किया जाता है, लेकिन जिसमें से आपके बचते केवल 6 हैं। फिर से 2003 और 4 में फिर से आपके एम नरसिम्हम की कमेटी आती है, और एम नरसिम्हम, देखिए हम लिख दे रहे हैं एक बार, एम नरसिम्हम, एम नरसिम्हा साहब आरबीआई के 13वें गवर्नर थे। तो इनके कहने पे फिर से कमेटी आती है, और इस कमेटी के कहने पे फिर से आपके देश में जो है कितने बैंक बनाए जाते हैं? इस बार फिर से 2 बैंक बनाए जाते हैं। ये दोनों के दोनों चल रहे हैं। अब फिर 2013 और 14 में बिमल जालान की कमेटी आती है, जिसके कहने पे फिर से 2 बैंक बनाए जाते हैं। तो 6 बैंक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए? 10। यही 10 बैंक ऐसे हैं जो भारत के अंदर आपके सामने अभी नए वाले प्राइवेट बैंकों के रूप में जाने जाते हैं। ये 10 बैंक कौन कौन से प्यारे बच्चों? एक आपके सामने एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, डीसीबी बैंक है, इंडसइंड बैंक है, आईडीबीआई है। उसके बाद आप जाएंगे तो आपको मिलेगा जो है इंडसइंड बैंक मिलेगा, एक आपको यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक, केवल याद रखिएगा बंधन बैंक का हेडक्वार्टर आपके सामने कोलकाता के अंदर है, और बाकी सबका हेडक्वार्टर आपके सामने मुंबई के अंदर है। क्लियर? तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंकों की बात हम कर रहे थे। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर बैंकों को बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है, इसका लाइसेंस कैसे मिलता है? तो प्राइवेट सेक्टर बैंकों का लाइसेंस अगर आपको पाना है तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि आपके पास मिनिमम कैपिटल 500 करोड़ होनी चाहिए, और आप 15 साल से एज अ फाइनेंस कंपनी वर्क करने चाहिए।
ठीक, तो ये प्राइवेट बैंक बनाने के आपके लाइसेंस है। प्राइवेट बैंकों का लाइसेंस आरबीआई देती है। आरबीआई सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत ये लाइसेंस आपका प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? लाइसेंस जब पहली बार मिलेगा तो आपको 18 महीने के लिए मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, बाद में उसे आप रिन्यूअल करा रहे होंगे। अगर बात करेंगे आपके सामने आगे, तो कहा गया इसमें एफडीआई की जो लिमिट होती है, कोई विदेशी व्यक्ति अगर आके आपके सामने इसमें एफडीआई करना चाहता है तो मैक्सिमम 74% एफडीआई कर सकता है। मतलब आपके प्राइवेट सेक्टर बैंकों में एफडीआई की लिमिट कितनी है? 74%। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चल, अब बात करते हैं आपके सामने जो है फॉरेन बैंकों की। देखिए, फॉरेन बैंकों के बारे में हमें चर्चा करना नहीं है फिलहाल, बस इतना देखिएगा 46 बैंक होते हैं, बात खत्म। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों रीजनल रूरल बैंक आरआरबी की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने 2 अक्टूबर 1975 को भारत के अंदर आपके सामने आरआरबी की स्थापना की गई। सबसे पहली जो आरआरबी बनाई गई तो उसका नाम था आपके सामने प्रथमा ग्रामीण बैंक। अरे प्रथमा ग्रामीण आपके सामने यूपी के मुरादाबाद में बनाया गया था। गांधी जी की जयंती पे इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन आरआरबी का जो एक्ट आया था वह 1 साल बाद आया था 1976 1976 में। इसी के नाम से आया था आरआरबी एक्ट के, ठीक है? तो आरआरबी एक्ट 1976 आया था आपके सामने। और दूसरी बात याद रखिएगा, आपके सामने जो आरआरबी है किस कमेटी के कहने पर बनाया गया था, याद रखिए इस कमेटी का नाम भी एम नरसिम्हम कमेटी है। एम नरसिम्हम कमेटी के कहने पर आरआरबी बनाया गया था। आरआरबी के मर्जर की कमेटी का नाम है प्यारे बच्चों एएम खुसरो। तो एएम खुसरो कमेटी के कहने पर आपके सामने आरआरबी को क्या किया गया था? मर्ज करने की बात की गई थी, आरआरबी के मर्जर की बात किया गया। अच्छा, कौन कौन से राज्य जहां पे कोई आरआरबी नहीं है? अगर बात करें आरआरबी की, तो गोवा एंड सिक्किम दो ऐसे राज्य जहां पे कोई भी आरआरबी नहीं है। इन राज्यों में आपको आरआरबी देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? आगे अगर बात की जाए आपके सामने, तो याद रखिएगा जो आपका रीजनल रूरल बैंक होता है, अगर इसकी बात किया जाए तो इसको बनाने का जो कैपिटल रेशियो है उसमें 3 लोग भाग लेते हैं। सबसे पहले आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आपके सामने स्टेट गवर्नमेंट और फिर आपके सामने जो है स्पॉन्सर बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा इसमें 50% होता है, स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा इसमें 15% होता है, और जो बैंक इसे स्पॉन्सर करता है उसका हिस्सा इसमें 35% होता है। तो ध्यान रखिएगा ये इसका कैपिटल रेशियो आरआरबी बनाने का। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा भारत के अंदर कुल कितनी आरआरबी है प्यारे बच्चों? तो 43 आपके आरआरबी हैं। आरआरबीओ को मैनेज करने का काम के सामने किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। क्लियर है? नाबार्ड के द्वारा इसको मैनेज करने का काम किया जाता है। और नाबार्ड की अगर बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपके सामने मुंबई में है। ठीक, जो कि 1982 1982 में बनाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो भारत के एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की संस्थाओं को चलाने का काम करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये आपका नाबार्ड होगा। अगला देखिए, अगर बात करते हैं सिडबी, तो सिडबी का पूरा नाम होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर आपके सामने लखनऊ में है। एक्सिम का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसका हेडक्वार्टर आपके सामने जो है एक्सिम का मुंबई में है। अब फिर जाएंगे एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक, इसका हेडक्वार्टर आपके सामने दिल्ली में है। नेफिड नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, और इसका हेडक्वार्टर आपके सामने मुंबई में। तो ये 5 अलग अलग संस्थाएं जिनका अलग अलग काम होता है, इनको बोलते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंकों पे। देखिए, पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंकों को बनाने का मेन उद्देश्य था आपके सामने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब आपके सामने होता है वित्तीय समावेशन। देश के अंदर अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग से जोड़ने का जो प्रयास है उसी को हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम से जानते हैं। क्लियर? और ध्यान रखिएगा इन दोनों बैंकों की शुरुआत की गई थी, दोनों को लिमिटेड काम दिया गया। मतलब इनके पास बहुत सारे काम नहीं है, लिमिटेड काम करते हैं। कहा गया पेमेंट बैंकों को बनाने के लिए एक कमेटी है जिसका नाम था नचिकेत मोर कमेटी। क्या नाम था इसका? नचिकेत मोर कमेटी। स्मॉल फाइनेंस बैंकों की जो कमेटी आई थी इसका नाम था ऊषा थोरेट कमेटी। तो ऊषा थोरेट कमेटी के कहने पे स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाए गए थे, और नचिकेत मोर कमेटी के कहने पे आपके सामने पेमेंट बैंक बनाए गए थे। इतनी बात क्लियर है? दूसरी बात, पेमेंट बैंकों को बनाने के लिए आपके पास मिनिमम कैपिटल केवल 100 करोड़ होना चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए आपके पास जो कैपिटल होना चाहिए वो कम से कम 200 करोड़ होना चाहिए। पेमेंट बैंक बनाने के लिए आपके पास लाइसेंस पाने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप लाइसेंस पा सकते हैं। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंकों का लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आपके पास कम से कम जो है वो एक एक्सपीरियंस होगा। कितने वर्षों का? 10 वर्षों का एज अ फाइनेंस कंपनी। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अच्छा, पेमेंट बैंक की अगर बात करें तो ध्यान रखिए पेमेंट बैंक बनाने के लिए आपके पास जो है इसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति इसे बना सकता है। इसका भी लाइसेंस आपके सामने आरबीआई द्वारा दिया जाएगा, सेक्शन 22 दिया जाएगा। सेम कहानी वही है, स्मॉल फाइनेंस के लिए भी आरबीआई द्वारा लाइसेंस दिया जाएगा, सेक्शन 22 के द्वारा दिया जाएगा। सेम बात वही है। क्लियर? दोनों के फंक्शन में अंतर है। पेमेंट बैंकों में आप केवल जो है आपके सामने डिमांड का पैसा जमा कर सकते हैं। डिमांड के पैसे का मतलब होता है आपके सामने केवल इसमें करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट खुल सकता है। इसमें आप एफडी नहीं करा सकते, इसमें आप आरडी नहीं करा सकते। यही कारण है कि पेमेंट बैंकों के द्वारा लोन भी नहीं दिया जाता है। आप पेमेंट बैंकों के द्वारा आपके सामने क्रेडिट कार्ड भी नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर स्मॉल फाइनेंस बैंकों में जाएंगे तो यहाँ पे कहा गया आपके सामने कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंकों में आप करेंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, आप इसमें सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं, एफडी भी करा सकते हैं, आरडी भी करा सकते हैं, इसमें आप जो है लोन भी दे सकते हैं, इसमें क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हैं। अच्छा, स्मॉल फाइनेंस बैंकों में पेमेंट की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप पेमेंट बैंक खोल के बैठे हैं तो इसमें याद रखिएगा आपके पेमेंट बैंक का जो अकाउंट होगा उसमें आप मैक्सिमम अपने अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं? केवल 2 लाख रुपए। इस पर एक लिमिट है कि पेमेंट बैंकों के अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस जो हम रख सकते हो कितना रख सकते हैं? 2 लाख रुपए रख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी।
ठीक, आगे देखिए। अगला क्या है आपके सामने जो है कि पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंकों में भी मैक्सिमम जो आपके सामने लिमिट होती है 74% की। ठीक है, एफडीआई लिमिट कितनी होती है? 74%। दूसरी बात, दोनों बैंकों के लिए जो कैपिटल एडोकेसी रेशियो सीएआर होता है, ये आपके सामने याद रखिएगा 15% होता है। ये बात भी याद रखिएगा, क्लियर? तो 15% दोनों के लिए सीएआर होता है, इतनी बात भी क्लियर होगी। तीसरी बात याद रखिएगा आपके सामने, कि पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आपके होते हैं, इन दोनों बैंकों में जो पहले पहले बैंक बने थे, तो पहला पेमेंट बैंक बना था उसका नाम था आपके सामने एयरटेल पेमेंट बैंक, और जो पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था इसका नाम था आपके सामने कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्लियर है? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इसका नाम था एयरटेल पेमेंट बैंक। इन दोनों बैंकों की एक खासियत होती है, अगर आप पेमेंट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंकों को देखेंगे तो इन दोनों की पहचान इनके नाम से ही होती है। पेमेंट बैंकों के नाम में लिखा रहेगा पेमेंट बैंक, और स्मॉल फाइनेंस बैंकों के नाम में स्मॉल फाइनेंस बैंक लिखा रहेगा। जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपके सामने मान लीजिए एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक में नाम में लिखा होगा पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम में लिखा होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक। मतलब इनकी पहचान इनके नाम से ही होती है, बात ध्यान रखिएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो चुकी है? ठीक। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और समझाते हैं। पेमेंट तो स्मॉल फाइनेंस बैंकों को बनाने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे कहा जाता है आपके सामने प्रमोटर। क्या कहा जाता है? प्रमोटर कहा जाता है। और जो प्रमोटर होता है, इसके बारे में एक बात याद रखिएगा, कि आपका जो प्रमोटर होगा वो अपने कंपनी में, अपने बैंक में 5 वर्षों तक अपने शेयर को 40% से कम नहीं कर सकता। 10 वर्षों तक अपने शेयर को वह 30% से कम नहीं कर सकता, और सर 15 वर्षों तक अपने शेयर को 26% से कम नहीं कर सकता। जो उसमें और भी लोग शामिल होंगे जो उसमें शेयर लगा रहे होंगे, उन्हें कहते हैं शेयर होल्डर। तो जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि शेयर होल्डर कभी भी 26% से ज्यादा नहीं जा सकता। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक सवाल है, लोकल एरिया बैंक किसे कहते हैं? लोकल एरिया बैंकों का मतलब होता है ऐसे बैंक जो अपनी सर्विस को केवल 3 ही जिले में प्रोवाइड कर पाए। मतलब कि उनका लिमिट जो है आपके सर्विस देने का, वो लिमिटेड होता है, केवल 3 जिले में होता है। ठीक है, तो उन्हें हम लोग कहते हैं आपके सामने लोकल एरिया बैंक। क्या इतनी बात समझ पाए? क्लियर है? चले, तो हमने आपके सामने जो बैंकिंग का एक हिस्ट्री है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया आपके सामने 15-20 मिनट के अंदर, कि आपके सामने बैंक क्या होते हैं, बैंकिंग क्या होती है, बैंकों पब्लिक सेक्टर बैंक क्या, कैसे बने, कौन कौन है, ये सब हमने पढ़ा। फिर हमने ये सारे बैंकों को डिटेल पढ़ते, मर्जर कब हुआ, क्या हुआ, ये सारी बात हम कर चुके हैं। ठीक। अब आते हैं बैंकों के फंक्शन पे प्यारे बच्चों। बैंकों के फंक्शन पर अगर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा सबसे पहले बैंक दो तरह के कार्य करते हैं। एक प्राइमरी काम, उनका सबसे पहले जो काम करेंगे, दूसरा सेकेंडरी काम। प्राइमरी काम है बैंकों का आता है आपके सामने डिपॉजिट लेना और लोगों को लोन प्रोवाइड करना, ये बैंकों का प्राइमरी काम है। सेकेंडरी काम बैंकों का यह है कि बैंक आपके सामने फंड ट्रांसफर करें, डिमांड ड्राफ्ट की बात करें, कलेक्शन ऑफ द चेक, लॉकर वगैरह देना, ये सब सेकेंडरी काम होता है। ठीक। प्राइमरी फंक्शन में आपके सामने अगर डिपॉजिट की बात करें तो डिपॉजिट दो तरह के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम एटर। डिमांड का मतलब कि जो हमारे डिमांड पर पैसा जमा हो, हमारा मन करेगा तो पैसा जमा करेंगे, मन करेगा पैसा निकाल लेंगे। इसमें आता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। और टाइम एंड टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है जिसमें टाइम का बाउंडेशन हो, या जिसमें कंडीशन का बाउंडेशन हो कि इतने रुपए पे इतना ब्याज, मतलब कंडीशन लगे, तो उसे हम लोग कहते हैं आपके सामने आरडी और एफडी। ये सब आपके सामने दो अकाउंट याद रखिए। क्लियर? आई क्या आपके सामने जो है कि ओवरड्राफ्ट, अब एडवांस और लोन में जाएंगे तो ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट जिसे आप क्रेडिट कार्ड कहते हैं, या लोन अलग अलग, जैसे पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, तो ये सब बैंकों के प्राइमरी फंक्शन में आता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब इसमें एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके सामने आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब देखिए बैंकों में बहुत अलग अलग तरह के अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहले आपके सामने आता है सेविंग अकाउंट। इसके बारे में तीन चार बातें याद रखिएगा। सेविंग अकाउंट किसी का भी खुल सकता है, बोलते चलते सुनते चलिएगा। सेविंग अकाउंट किसी का भी खुल सकता है। सेविंग अकाउंट आपके सामने खोलने के लिए हमें मिनिमम बैलेंस और कुछ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। सेविंग अकाउंट हम बैंक और पोस्ट ऑफिस कहीं भी खोल सकते हैं। लेकिन करेंट अकाउंट आपके सामने केवल बिजनेस कैटेगरी का खुलता है। करेंट अकाउंट आपके सामने जो है वो केवल बैंकों में खुलता है। सेविंग अकाउंट में हमें इंटरेस्ट मिलता है, जो कि इंटरेस्ट आपका बैंक डिसाइड करता है, डेली बेस पे डिसाइड करता है, मतलब डेली बेस पे कैलकुलेट करता है। जबकि करंट अकाउंट में जाएंगे तो हमको इंटरेस्ट ही नहीं मिलता है, तो फिर डिसाइड करने की बात ही खत्म हो जाती है। सेविंग अकाउंट में विड्रॉल की लिमिट लगी होती है, लेकिन करंट अकाउंट में विड्रॉल की लिमिट नहीं लगी होती है। अगला आपके सामने आता है एफडी और आरडी। एफडी का मतलब होता है जो वन टाइम डिपॉजिट होता है, और आपके सामने आरडी का मतलब होता है जो मंथली मंथली डिपॉजिट होता है। जैसे मान लीजिए 5,000 जमा करेंगे हर महीने 12 महीने तक, तो आपका 60,000 होगा, तो हमें 1 साल बाद मिलेगा 70,000 रुपये। और एफडी का मतलब होता है कि एक ही बार 50,000 दे दीजिए और 1 साल बाद हमसे 70,000 ले लीजिएगा। तो यह दोनों में अंतर होता है। क्लियर? एफडी और आरडी में याद रखिएगा कि मिनिमम जो एफडी करा सकते हैं वो 1,000 का करा सकते हैं, और आरडी मिनिमम 500 पर मंथ का करा सकते हैं। एफडी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। ऐसे आरडी का भी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट। एफडी कम से कम हम जो है 7 दिन का करा सकते हैं, और मैक्सिमम हम 10 साल का करा सकते हैं। आरडी आपका कम से कम हम जो है 6 महीने का करा सकते हैं, और मैक्सिमम आपके सामने 10 साल का करा सकते हैं। तो ये इनका डिफरेंस याद रखिएगा। क्लियर?
अगला बात करते हैं आपके सामने इनएक्टिव अकाउंट किसे कहते हैं। देखिए इनएक्टिव, इनऑपरेटिव या डोरमेंट और अनक्लेम्ड, ये आपके तीन अकाउंट्स पहले समझिए। हमने कहा चाहे सेविंग अकाउंट हो चाहे आपका करंट अकाउंट हो, एफडी और आरडी की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा केवल सेविंग अकाउंट और आपके सामने करंट अकाउंट। सेविंग और करंट अकाउंट में अगर आप 1 साल तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, 12 मंथ तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, तो उसे कहा जाएगा इनएक्टिव अकाउंट। और अगर सेविंग और करंट अकाउंट में आप जो है ट्रांजेक्शन करते हैं, सॉरी ट्रांजेक्शन 24 महीने तक नहीं करते हैं, अगर 2 साल तक ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, तब उसे इनऑपरेटिव या डोरमेंट कहा जाएगा। और यदि आप अपने अकाउंट में 10 साल तक ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, तो आपका अकाउंट कहलाएगा अनक्लेम्ड अकाउंट। अब 10 साल तक अगर ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे और आपके अकाउंट में मान लीजिए कुछ पैसा बचा हुआ है, तो पैसा फिर आपके सामने आरबीआई के पास बैंक वाले ट्रांसफर कर देंगे, और फिर आरबीआई उस पैसे से तैयार करती है डेफ, डीईएएफ मतलब कि डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड तैयार करती है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक। अब बात करते हैं एमआईएस क्या है। तो देखिए एमआईएस एक प्रकार की एफडी का नाम है। एक ऐसी एफडी जिस एफडी में आपसे यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपना एफडी करा ले और वो बैंक वालों से कहे कि हमारा जो इंटरेस्ट बन रहा है वो सब हर महीने दे दीजिए, तो एफडी, एमआईएस एक ऐसी एफडी है जिसका इंटरेस्ट आप हर महीने निकाल सकते हैं और आपका प्रिंसिपल वैल्यू बैंक के अंदर बना रहेगा। ठीक, इतनी बात याद रखिएगा। तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ बना रहेगा? बैंक में बना रहेगा, और आप एफडी में क्या करेंगे? इंटरेस्ट का पैसा आप लेते रहेंगे, इंटरेस्ट का पैसा आप निकाल लेंगे। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखिएगा, इतना आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, यहाँ तक आपकी सारी बातें क्लियर होंगी। अब अगला बात से कहा गया मेरे बच्चों, टैक्स फ्री एफडी क्या होता है? टैक्स फ्री एफडी को पहले समझिए। टैक्स फ्री एफडी में आपसे यह कहा गया कि ये भी एक प्रकार का ऐसा एफडी होता है जिसमें हम लोग को टैक्स बचाना होता है। क्या बचाना होता है? टैक्स। टैक्स बचाने के लिए हमारे बैंक में जब अकाउंट खोलते हैं, एफडी कराते हैं, तो उसमें हमारा टैक्स एफडी होता है। जैसे मान लीजिए भारत में सरकार ने कहा कि हम 12 लाख रुपए तक आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। मान लीजिए हमारी इनकम 13 लाख रुपए होती है, तो 12 लाख पे टैक्स तो सरकार लेगी नहीं, लेकिन हमारा 1 लाख ज्यादा हो गया, अब सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। हम चाहते टैक्स ना दें, तो उसका लीगल तरीका यह है। इलीगल तरीका तो ब्लैक मनी कर लें, सरकार को पता ही नहीं चले हम कितना कमा रहे हैं। और लीगल तरीका यह है कि हम इसका क्या करें, बैंक में जाके एफडी करा दें। और जब हमने बैंक में जाके एफडी कराया, तो हमने ये देखा आपके सामने कि जो हम एफडी करा रहे थे, उस एफडी में हमने कहा टैक्स बचाना है। तो फिर सरकार भी हमसे कही कि आपकी कुछ कंडीशंस एफडी की अलग हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल, सबसे पहली कंडीशन आपकी यह अलग हो जाएगी, ध्यान रखिए, सबसे पहली कंडीशन आपकी यहाँ एफडी में यह अलग हो जाएगी कि आपका जो ड्यूरेशन होता है एफडी का, वो कम से कम यहाँ 5 साल का हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि एफडी कम से कम 7 दिन की हो सकती है, बट यहाँ कहा जाएगा मिनिमम 5 साल। दूसरी बात, आपके सामने एफडी में जो पैसा जमा करेंगे वो मैक्सिमम 1.5 लाख ही करा सकते हैं। नहीं तो बड़े बड़े अमीर लोग क्या करेंगे, एफडी कराते चलेंगे और एफडी करा करा के छोड़ देंगे, और उनका सारा पैसा टैक्स से बचता चला जाएगा। सरकार को मिलेगा क्या? इसलिए लिमिट लगाएगा मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। दूसरी बात, टैक्स फ्री एफडी जब कराएंगे, उस एफडी को आप समय से पहले ना तो प्री मेच्योर कर सकते हैं, ना उसको समय से पहले आप लोन उसके अगेंस्ट ले सकते हैं। मतलब नो प्री मेच्योर, नो लोन अगेंस्ट इट। तो ये 3 कंडीशन अलग है। कोई पूछे फ्लेक्सी डिपॉजिट क्या है, तो इसका मतलब आप याद रखिए, फ्लेक्सी डिपॉजिट का मतलब होता है सेविंग अकाउंट और एफडी का कॉम्बिनेशन कहलाता है फ्लेक्सी डिपॉजिट। इसको अकाउंट क्या है? इसको अकाउंट का मतलब होता है एक थर्ड पार्टी अकाउंट। एक थर्ड पार्टी ऐसा अकाउंट जिसमें एक फंड को इकट्ठा करने के लिए हम लोग मिलकर खोलते हैं। मान लीजिए आप और हम मिलकर हमने कहा कि चलो 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं, पीवीआर हम लोग को खरीद लेना है। तो हम और आप मिलके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तब हमको ना आप पे विश्वास ना आपको हमारे ऊपर विश्वास है। गुल्लक में पैसा 10 करोड़ आएगा नहीं कि चलो जिसके पास जितना है उसमें डाल दें, और उसका हिसाब कैसे होगा? इसलिए हम लोगों ने क्या किया, बैंक के पास जाकर हमने बोला कि देखिए हमें फंड इकट्ठा करना है, और हमें क्या कर दीजिए, आप दे दीजिए एक बड़ा सा, सॉरी हमें एक दे दीजिए आप बैंक में अकाउंट, ऐसा अकाउंट जिसमें हमारे पास जितना रहेगा हम देंगे, आपके पास जितना होगा आप दीजिएगा, और जब एक फंड इकट्ठा हो जाएगा तो आप हमें बता दीजिएगा। तो बैंक की निगरानी में फंड को इकट्ठा करने के लिए एक अकाउंट खोला जाता है, ये 2 या 2 से अधिक लोगों से मिलके, उसको कहा जाता है आपके सामने एस्क्रो अकाउंट। ठीक। नो फ्रिल अकाउंट क्या होता है, या बीएसबीडी अकाउंट जिसे आप कहते हैं, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो इसी नो फ्रिल अकाउंट को ही आपके सामने 22 अगस्त सन 2012 को जो है, इसी का नाम बदल के बीएसबीडी अकाउंट कर दिया गया। क्लियर है? कहा कि आपके सामने नो फ्रिल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसे हम लोग जीरो बैलेंस अकाउंट भी कहते हैं। इसे 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका उद्देश्य होता है आपके सामने कि गरीब लोगों का खाता खोलना, पुअर अकाउंट खोलना, पुअर पर्सन का अकाउंट खोलना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक। इस अकाउंट में आप खाता खोलेंगे तो न तो आपको मिनिमम बैलेंस देना है, नो मिनिमम बैलेंस, एंड नो डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं, कोई मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता नहीं। आप जीरो बैलेंस पे बिना डॉक्यूमेंट के खाता खोल सकते हैं। लेकिन डर ये था कि अगर बिना डॉक्यूमेंट के खाता खोले तो कहीं आपके सामने फर्जी खाता ना खुल जाए, इसलिए इसमें एक लिमिट लगा दिया गया। और लिमिट यह लगा दिया आपके सामने जो है कि अगर नो फ्रिल अकाउंट आप खोलेंगे, ध्यान सुनिएगा, अगर आप नो फ्रिल अकाउंट खोलेंगे तो यहाँ पे आपसे बस इतना कहा गया। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा ठीक है, हम ठीक 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 ठीक। चल।
तो ध्यान रखिएगा, हमने आपसे क्या बोला कि हमने आपसे कहा कि अगर नो फ्रिल अकाउंट की बात करें तो आपने क्या देखा कि ये पहली बात तो गरीबों के लिए है, इसमें कोई मिनिमम बैलेंस नहीं, कोई मैक्सिमम, लेकिन डर यह था कि अगर भाई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप लोग फ्रॉड कर सकते थे। तो उसके लिए सरकार ने कहा कि इस पे एक लिमिट लगा दो, और लिमिट ये आपके सामने लगा दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति नो फ्रिल अकाउंट खुलवाएगा तो मैक्सिमम 1 साल के अंदर उस अकाउंट में 1 लाख रुपया ही जमा कर सकता है, और उसके अकाउंट में मैक्सिमम जो बैलेंस होना चाहिए प्रेजेंट टाइम वो 50 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। 1 लाख रुपया वो अपने अकाउंट में जमा कर सकता है। मान जमा कर रहा है, निकाल रहा है, जमा कर रहा है, निकाल रहा है, तो 1 लाख तक वो जमा कर सकता है। और उसके खाते में जो मैक्सिमम बैलेंस शो करेगा वो कितना रहेगा, 50 से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरी बात, एक व्यक्ति जो नो फ्रिल अकाउंट अगर खोलेगा तो 1 महीने में मैक्सिमम 10 रुपए निकाल सकता है वहां से, या तो 4 बार निकाल सकता है। मान ली 10 रुपए एक ही बार निकाले तब आगे नहीं निकाल सकता, या मान ली 1,000 रुपए 4 बार निकाले तो फिर वो अगली बार नहीं निकाल सकता। तो ये ध्यान रखिएगा। इतनी बात क्लियर है क्या? अगला आपके सामने अकाउंट आता है, इसका नाम है आपके सामने जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना। सबसे पहले याद रखिएगा 28 अगस्त सन 2014 को जनधन खाता लॉन्च किया गया था। इसका थीम था आपके सामने जो है कि मेरा खाता भाग्य विधाता। और जनधन खाता की अगर बात करेंगे तो इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लाया गया था, वित्तीय समावेशन के लिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग से जोड़ा जा सके। इस अकाउंट में हमें कोई भी बैलेंस नहीं देना है, लेकिन हमें डॉक्यूमेंट देना होता है। इस अकाउंट में हमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है 2 लाख रुपए का। अगर किसी का अकाउंट है, उसका एक्सीडेंट हो तो उसके घर वालों को डेथ होने पर 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, आपके सामने जनधन खाता है। अगला कहा गया प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है प्यारे बच्चों, इसका उद्देश्य भी आपके सामने है, एक प्रकार की एफडी करना, और एक ऐसी एफडी करना जिस एफडी में अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को यह मिलेगा। हमने आपसे कहा कि प्यारे बच्चों याद रखिएगा जो है कि यहाँ पे आपसे क्या कहा सुकन्या समृद्धि में कि इसका जो इंटरेस्ट होगा वो आपके सामने भी 8.2% एक प्रकार की एफडी है। एक ऐसा एफडी जिसमें आपको एक ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक, कितना मिल रहा है आपको? 8.2% मिल रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह रखिएगा कि इस अकाउंट में यह कहा गया कि यदि कोई पिता अपने चाइल्ड मतलब गर्ल चाइल्ड, ठीक है, अगर अपने लड़की के नाम पे अकाउंट खोल ले, अगर गर्ल चाइल्ड के नाम पे अकाउंट खोल ले, तो उसमें जो पैसा वो जमा करेगा उसको टैक्स नहीं देना होगा। मतलब एक तरह से बच्चियों के लिए अकाउंट था। आपने सुना होगा एक योजना, इसका नाम था आपके सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। उसी का नाम चेंज करके अभी कर दिया गया बदलाव। बदलाव का मतलब होता है आपके सामने बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। तो जो आपके सामने बदलाव योजना है, इसी के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना लाया गया। इसका बस इतना मतलब होता है आपके सामने एक ऐसा अकाउंट जिसमें आप एफडी करते हैं गर्ल्स के नाम पे। ऐसी लड़कियां जिनका एज आपके सामने याद रखिएगा 10 साल से कम है, तो 10 साल से कम वाली लड़कियों का अकाउंट खोला जा सकता है। और उन लोगों के बारे में याद रखिएगा कि उनका जो अकाउंट होगा उसमें आप देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा, 8.2% का पर ईयर इंटरेस्ट मिलेगा। और वह अकाउंट में जमा जितना पैसा कर देंगे, मतलब मैक्सिमम 1.5 लाख की लिमिट है, और मिनिमम याद रखिएगा आपके सामने सुकन्या समृद्धि में हम 250 रुपए जमा कर सकते हैं पर मंथ, ठीक है, सॉरी पर ईयर। तो पर ईयर 250 रुपए जमा कर सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख जमा कर सकते हैं। अगर इतना आप कर रहे हैं तो आपको 8.2% इंटरेस्ट के साथ आप उसमें पैसा जमा करते रहिए, और जब वो लड़की 21 साल की हो जाएगी तब उस पैसे को आप निकाल सकते हैं। ठीक, अगला आपसे कहा गया जो है डीमेट अकाउंट क्या होता है। डीमेट अकाउंट का मतलब होता है डीमेट लाइट अकाउंट, और एक ऐसा अकाउंट जिसका मतलब यह होता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बैंक या अपने ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से अकाउंट खोल सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग करते हैं आपके सामने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। जॉइंट अकाउंट का मतलब होता है जब दो लोग मिलकर अकाउंट खोलते हैं, स्पेशली अकाउंट पति पत्नी यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में खोला जाता है। माइनर अकाउंट का मतलब तो वे अकाउंट जो 18 साल से कम के लोगों के हैं, लेकिन 10 साल के नीचे ना जाए, क्योंकि भारत में 10 साल से नीचे वालों को खाता ही नहीं खुल सकता। तो 18 से 10 के बीच में जिन लोगों का अकाउंट होता है उसी को माइनर अकाउंट कहते हैं। पीपीएफ अकाउंट का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एक ऐसा एफडी जिसमें आपके सामने मिनिमम ड्यूरेशन आपका 15 साल का होता है। 1.5 लाख रुपए इसमें भी हम जमा कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम जमा कर सकते हैं। और याद रखिएगा इसमें पीपीएफ में अगर जाएंगे तो आपके सामने 500 रुपए हम इसमें पर ईयर जमा कर सकते हैं मिनिमम। तो मिनिमम 500 रुपए, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी एक प्रकार का एफडी है, मतलब जिसमें टैक्स बचाने के लिए खोला जाता है। ठीक, इसका अगर ब्याज की बात करेंगे तो इसका 7.1% आपके सामने इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर। अगर पीपीएफ में आपका खाता खुलेगा तो आपको 7.1% का पर ईयर इंटरेस्ट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला आपके सामने आता है जो है ईएफसी अकाउंट। देखिए, ईएफसी अकाउंट एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट हो चाहे नोस्ट्रो और ओस्ट्रो अकाउंट हो, इन सभी अकाउंट का मतलब होता है विदेश की मुद्रा को चेंज करना। मान लिया हम आपके सामने अमेरिका में कमा रहे हैं, हमें भारत में आना है, तो वहां का डॉलर लेके इंडिया में आएंगे तो चलेगा नहीं। तो हमने क्या किया, डॉलर को एक्सचेंज करने के लिए अकाउंट खोल लिया। तो उस अकाउंट को कहते हैं ईएफसी अकाउंट। एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें ध्यान रखिएगा आपके सामने करेंसी एक्सचेंज करने के लिए खोला जाता है। दूसरी बात आपसे कहा गया नोस्ट्रो अकाउंट और ओस्ट्रो अकाउंट क्या है। नोस्ट्रो ओस्ट्रो का मतलब होता है कि एक बैंकों के द्वारा एक बैंक में खाता खोला जाता है।
जैसे मान लीजिए अमेरिका का एक बैंक है और आपके सामने जो है यूएसए लिख दे रहे हैं। यूएसए का मान लीजिए कि आपके सामने बैंक है, इसने इंडिया के एक बैंक में खाता खोल दिया। अब कोई यूएसए में कमा रहा है तो डॉलर वहीं यूएसए में जमा कर देता है, इंडिया में आकर रुपया ले लेता है। तो बैंकों का जब बैंकों से अकाउंट खुलेगा तो उसको नोस्ट्रो या ओस्ट्रो कहा जाएगा। अब नोस्ट्रो क्या है, ओस्ट्रो क्या है? देखिए, जब हमारे देश का, ध्यान सुनिएगा ध्यान से, अगर हमने आपसे कहा कि जब हमारे देश का बैंक, जब इंडिया का बैंक किसी फॉरेन के बैंक में खाता खोलेगा, ठीक, तो उसे आपके सामने कहा जाएगा नोस्ट्रो अकाउंट। मतलब जब हम जाएंगे मामा के घर उनसे मिलने तो वो नोस्ट्रो कहलाएगा, और जब मामा मिलने आएंगे हमसे तो वो ओस्ट्रो कहलाएगा। हम किसी को गाली देंगे, नोस्ट्रो, उधर से हमको गरिया आएगा, ओस्ट्रो। हमने किसी को पीट दिया, नोस्ट्रो, उसने हमें पीटा, ओस्ट्रो। मतलब की बात तो हो रही है मारपीट की, लेकिन मारे तो नोस्ट्रो, पीटे पिटाएं तो ओस्ट्रो। मतलब जब हम जाएंगे, इंडिया का कोई बैंक फॉरेन में खाता खोलेगा, नोस्ट्रो अकाउंट। जब फॉरेन का बैंक इंडिया में खाता खोलेगा तो ओस्ट्रो अकाउंट। तो ध्यान रखिएगा नोस्ट्रो और ओस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं, क्लियर? तो टाइप्स ऑफ बैंक और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ बैंकिंग आपको और लोन एडवांस के बारे में पता पढ़ाना है अभी, तो एक काम करिए, जरा 1 मिनट का हमें ब्रेक दे दीजिए। लगातार एकदम बोलते बोलते हमारा जो है यह जबड़ा थोड़ा सा दर्द करने लगा है, तो हम 1 मिनट का आपसे रेस्ट चाहेंगे। इसको आप एक बार समझ लीजिए, फिर तुरंत शुरू करते हैं, 30 सेकंड में शुरू करते हैं। 30 सेकंड का ब्रेक चाहिए बस। चले, चलिए अब ध्यान सुनिएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले प्यारे बच्चों, जो है कि आपके सामने एक टाइप्स ऑफ बैंकिंग क्या होता है, गौर से सुनिएगा। टाइप्स ऑफ बैंकिंग में आपके सामने कुछ बैंकिंग लिखा है। सबसे पहले लिखा है आपके सामने यूनिट बैंकिंग। यूनिट बैंकिंग का मतलब होता है ऐसे बैंकिंग जिसमें कि बैंकों के द्वारा जो सर्विस दी जा रही है उस बैंक का सिर्फ एक ब्रांच है। अगर कोई बैंक केवल एक ही ब्रांच से सर्विस दे रहा है तो उसको यूनिट बैंकिंग कहते हैं। अगर किसी बैंक की बहुत सारी ब्रांच है और सर्विस दे रहा है तो उसे ब्रांच बैंकिंग कहते हैं। ऐसा बैंक जिसमें इंटरेस्ट ना लिया जाएगा ना दिया जाएगा, इंटरेस्ट को प्रोवाइड कर दिया गया और प्रॉफिट लॉस पे काम करता है, उसे इस्लामिक बैंकिंग कहते हैं। ऐसा बैंकिंग जिसमें आपके सामने बैंक है ही नहीं, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आपके सामने एनबीएफसी कोई सर्विस दे रही है, उसे शैडो बैंकिंग कहते हैं। जैसे हमारे मुथूट फाइनेंस बैंक नहीं है लेकिन वो लोन का काम कर रहा है, लोन दे रहा है, तो लोन देना एक बैंकिंग का काम है और वो मुथूट फाइनेंस कर रहा है, तो ये कहलाएगा शैडो बैंकिंग। वर्चुअल बैंकिंग का मतलब होता है आभासी बैंकिंग। जैसे हम एटीएम पे खड़े होकर बैंकिंग करें, एटीएम पे खड़े होकर पैसा निकाल ले, वो भी एक बैंकिंग है। वो कौन सा बैंकिंग है? वर्चुअल बैंकिंग है। न्यू बैंकिंग का मतलब होता है 100% डिजिटल। मतलब ऐसा बैंक जिसके पास कोई ऑफलाइन ब्रांच ना हो, सब कुछ सिर्फ ऑनलाइन ही ऑनलाइन हो, उसे कहते हैं न्यू बैंकिंग। बस न्यू बैंकिंग में क्या दिखेगा? 100% डिजिटल बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग का मतलब होता है आपके सामने है कि बैंक का पर्टिकुलर वेबसाइट होगा। जैसे मान लिया आपके सामने हम सर्च किए SBI.in, तो ये बैंक की वेबसाइट है, गूगल पे जाकर सर्च किए, इंटरनेट बैंकिंग कहलाएगा। और मोबाइल बैंकिंग का मतलब होता है पर्टिकुलर बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन होगा। जैसे आपके सामने SBI का योनो एप्लीकेशन है, तो बैंक का एप्लीकेशन होगा तो कहलाएगा मोबाइल बैंकिंग। बैंक की वेबसाइट होगी वह कहलाएगा इंटरनेट बैंकिंग। अगला आपके सामने आता है नैरो बैंकिंग। क्या है नैरो बैंकिंग का मतलब? होता है ऐसे बैंक जो लिमिटेड काम करे, उनके द्वारा दी गई सर्विस को हम बोलते हैं नैरो बैंकिंग। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा, सबसे पहले एग्जांपल आपने क्या देखा? आपने देखा जो है एक बैंक जिसका नाम था पेमेंट्स बैंक। पेमेंट बैंकों के बारे में आपने क्या पढ़ा? जो पेमेंट बैंक होते हैं वो क्या करते हैं आपके सामने? तो लिमिटेड काम करते हैं, तो इसलिए उनके लिए हमने बोला आपके सामने कि अगर वो लिमिटेड काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बैंक आपके ऐसे बैंक हो गए जिनको हम बोलेंगे कि नैरो बैंकिंग कर रहे हैं। क्लियर? अगला आपके सामने, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग? यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब आपके सामने ये होता है कि वह बैंक जो सारे काम करते हैं, सब कुछ, मतलब एक बैंक में जितना हो सकता है, अकाउंट खोलना, लोन देना, जो जो काम हो सकता है सारा काम करते हैं। जैसे एसबीआई भारत के अंदर, दुनिया के अंदर सारा वो काम करता है जो एक बैंक कर सकता है। दैट्स कॉल्ड एसबीआई यूनिवर्सल बैंकिंग कर रहा है। व्हाट्सएप बैंकिंग का मतलब होता है, जब आप देखते होंगे आजकल कि हम लोग को व्हाट्सएप नंबर जो है अगर वो बैंक से लिंक है तो आपके बैंक में कोई भी काम होता होगा तो उसका मैसेज आपके व्हाट्सएप पे भी आता है। दैट्स कॉल्ड व्हाट्सएप बैंकिंग। एक और आता है, इसे बोलते हैं डोर स्टेप बैंकिंग। डोर स्टेप बैंकिंग का मतलब होता है कि जब बैंक आपके दरवाजे तक चल के आता है। जैसे एग्जांपल आपने देखा, आपने एग्जांपल यह देखा कि भारत के अंदर आप देखेंगे आजकल बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो अकाउंट खोलना है आपके दरवाजे तक चले आते हैं। हमें मालिक केवाईसी कराना, बैंक वाला खुद आपके पास आ गया, कहा सर बताइए केवाईसी करना है तो आपका डॉक्यूमेंट दे दीजिए। बैंक वाले को चेक देना, आपके दरवाजे तक लेके आ जा रहा है।
मतलब आजकल बैंकिंग कितना आसान हो गया ना, बैंक जाने की जरूरत नहीं है, फोन कर देते बैंक के कोई ना कोई एक आपके सामने जो एजेंट होता है, कर्मचारी होता है, वो आपके घर तक चलाता है। तो बैंकों की ब्रांचों से निकल के जब बैंक वाले सर्विस देने आपको पहुंचेंगे तो उसी को बोलेंगे डोर स्टेप बैंकिंग। क्लियर। एक और होता है, इसे बोलते हैं रिटेल बैंकिंग, और एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आपके सामने होलसेल बैंकिंग। तो ध्यान से सुनिएगा, जो आपके सामने रिटेल बैंकिंग है, इसका मतलब होता है बैंकों में जो कस्टमर्स होते हैं, वो कस्टमर अगर इंडिविजुअल कोई है, इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई व्यक्ति है, तो उसको हम बोलेंगे आपके रिटेल बैंकिंग। जैसे हमारा खाता बैंक में है तो कहलाएगा आपके सामने रिटेल बैंकिंग। लेकिन सिलेक्शन अड्डा का अकाउंट बैंक में होगा तो उसे कहेंगे आपके सामने होलसेल बैंकिंग। जब किसी कंपनी के साथ बैंक डील करेगा तो उसे कहेंगे होलसेल बैंकिंग। और जब किसी व्यक्ति के साथ बैंक डील करेगा उसे बोलेंगे रिटेल बैंकिंग। रिलायंस कंपनी का अकाउंट बैंक में होगा, उस कंपनी का लेन देन होगा, दैट्स कॉल्ड होलसेल बैंकिंग। अनंत अंबानी का खाता बैंक में होगा, उनके साथ व्यक्तिगत डील करेगा बैंक, रिटेल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग का मतलब होता है इंडिविजुअल व्यक्ति का अकाउंट, और होलसेल बैंकिंग का मतलब होता है कंपनी का अकाउंट। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सारी बातें समझ गए होंगे। क्लियर। अगला बात करते हैं प्यारे बच्चों, आपके सामने लोन और एडवांस क्या होता है। देखिए, लोन और एडवांस की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपके सामने आता है लोन। लोन का मतलब है जो हमारी आवश्यकता पे हमें दिया है, जैसे मान ली बाइक खरीदना था, बाइक के लिए हम बैंक से पैसा मांगने गए, उसने हमें लोन दिया, दैट्स कॉल्ड बाइक लोन। लेकिन हम नौकरी पा गए, बैंक वाले देखा कि ठीक ठाक ये आदमी कमा सकता है, और बैंक वाले ने हमें क्या किया, आपके सामने एक एडवांस प्रोवाइड कर दिया। तो हमने कहा जब बैंक वाला हमें आपके सामने क्रेडिट कार्ड दे देगा तो वो क्रेडिट कार्ड आपका कहलाएगा एडवांस, मतलब समय से पहले दिया गया पैसा एडवांस कहलाता है। अगर ओवरड्राफ्ट की बात करेंगे तो आपका एक ऐसा अकाउंट जिस अकाउंट में यह फैसिलिटी दिया जाता है कि आप चाहे तो अपने अकाउंट से भी पैसा निकाल सकते हैं, जितना अकाउंट में है उससे ज्यादा पैसा निकालने की फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट कहलाती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। कैश क्रेडिट क्या कहलाता है। कैश क्रेडिट का मतलब वही क्रेडिट कार्ड को कैश क्रेडिट करते हैं। कोलेट्रल शब्द का मतलब आपके सामने बैंकिंग में होता है सिक्योरिटी। जब हम लोन लेते हैं तो उस लोन को लेते समय हमें कुछ ना कुछ सामान गिरवी रखना पड़ता है। मान लिया हमें लोन लेना था आपसे, तो हमने कहा हमारा बॉटल गिरवी रख लीजिए और हमें 50,000 का लोन दे दीजिए। तो ये बॉटल जो हमने आपको दिया है कोलेट्रल का रहेगा। कोलेट्रल का मतलब है सिक्योरिटी, वह चीज जो हम लोन लेते समय गिरवी रखते हैं। कोलेट्रल तीन तरह का होता है, एक जिसे हम लोग कहते हैं मॉर्टगेज, एक जिसे कहते हैं हाइपोथिकेशन। तो देखिए, मॉर्टगेज शब्द का मतलब क्या होता है। मॉर्टगेज का मतलब होता है वह कोलेट्रल, एक ऐसा कोलेट्रल जो हमने आपको दिया है केवल नाम के लिए, जैसे प्रॉपर्टी। अगर हम जमीन के बदले लोन लेते हैं तो क्या जमीन हमारा बैंक उठा के लेके चला जाता है? नहीं, वो जमीन हमारी रहती है, हम यूज कर रहे होते हैं, बस उसका डॉक्यूमेंट बैंक के पास चला जाता है। तो यह मॉर्टगेज कहलाएगा। ऐसी सिक्योरिटी जो हमारी रहे, बस नाम के लिए जमा हो, उसे मॉर्टगेज कहते हैं। प्लेस का मतलब होता है वह सिक्योरिटी जो बैंक वाला लेके अपने पास रख लेगा। जैसे गोल्ड के बदले लोन लेंगे, तो जैसे गोल्ड बैंक में लेके जाएंगे, गोल्ड लेके बैंक वाला अपने पास रख लेगा और हमें लोन उठा के दे देगा। तो ऐसी सिक्योरिटी को बोलते हैं कोलेट्रल, प्लेस कहते हैं। हाइपोथिकेशन का मतलब या प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो हमारा कोलेट्रल है वही हमारा लोन है। जैसे हम बाइक खरीदने गए, हमारे पास पैसा नहीं था तो बाइक हमने लोन पे लिया, और फिर बाइक को ही हमने कोलेट्रल बना दिया। बैंक वाले ने कहा आपको क्या गिरवी रखा है, हमने कहा कुछ नहीं हमारे पास। उसने कहा एक काम करिए, बाइक ही गिरवी रख दीजिए, कल आप लोन नहीं भरिएगा तो हम बाइक आपका जब्त कर लेंगे। तो बाइक ही लोन है, बाइक ही हमारा जो है एक तरह से कोलेट्रल भी है। दैट्स कॉल्ड हाइपोथिकेशन। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब यह होता है कि आपको पता होगा कि जब हम लोन लेने जाएंगे तो उस लोन का जो अमाउंट होगा, सीधा सा बात है, कॉन्सेप्ट है कि जो लोन का अमाउंट होगा वो आपके सामने जो आपका कोलेट्रल था, मान लिया हमने 1 लाख रुपए का एक कोई बाइक हमने बैंक के पास गिरवी रखा, तो हमें जो लोन मिलेगा क्या वो 1 लाख रुपए से ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा? कम मिलेगा। मतलब जो हमारा कोलेट्रल था, इस कोलेट्रल की जो वैल्यू होती है उसमें और जो लोन की वैल्यू होती है उसमें एक डिफरेंस होता है। उसी को कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ लोन एंड द वैल्यू ऑफ कोलेट्रल। क्लियर। लीन क्या है? लीन का मतलब होता है कि जब हम लोन लेने जाते हैं तो उस लोन लेते समय हम जो भी आपके सामने डॉक्यूमेंट दे करके बैंक वालों को कोलेट्रल देते हैं, उस कोलेट्रल को अगर मान लीजिए प्लेस का कोलेट्रल है, अगर गोल्ड के बदले लोन लिए हैं तब तो बैंक वाला गोल्ड अपने पास रखा था और रखा रह जाएगा, लोन नहीं भरेंगे, गोल्ड रख लेगा अपने पास। ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए आपके सामने हमने जमीन के बदले लोन लिया, अब जमीन तो हम ही यूज कर रहे हैं, तो क्या बैंक वाला वो जमीन आके हमसे जब्त कर लेगा? नहीं, क्योंकि वो जमीन का नाम हमारे नाम से है। तो बैंक वाला क्या करेगा? बैंक वाला आपके सामने जाएगा और जाके कोर्ट में केस करेगा कि देखिए इस व्यक्ति ने हमसे लोन लिया, इस व्यक्ति ने हमसे कहा कि अगर लोन नहीं भरेंगे तो आप हमारी जमीन रख लीजिएगा, ये देखिए लोन नहीं भरे, इसकी जमीन हम रख लें, ऐसा हमें आदेश दीजिए। फिर कोर्ट एक आदेश देगा, बैंक को एक अधिकार देगा कि हाँ तुम जाकर उसकी जमीन को जब्त कर सकते हो। उसी राइट को कहते हैं लीन। लीन का मतलब होता है अ राइट्स अगेंस्ट अ कोलेट्रल दैट यूज्ड टू सेटिस्फाई डेब्ट। डेब्ट को लेते समय जो कोलेट्रल हमने दिया था, सेटिस्फाई किया था, उसी को जब्त करने का अधिकार लीन कहलाता है। अब सवाल है कंजोर्टियम या सिंडिकेट लेंडिंग किसे कहते हैं? तो कंजोर्टियम या सिंडिकेट लेंडिंग का मतलब होता है कि जब आपके सामने एक बैंक के द्वारा
बहुत बड़े अमाउंट का लोन दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 50,000 करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, तो बड़े अमाउंट के जो लोन होते हैं उसे एक बैंक कभी अकेले नहीं देता, उसे 2 या 3 बैंक मिलके प्रोवाइड करते हैं। तो जब 2 या 3 बैंक मिलके लोन प्रोवाइड करेंगे तो उसी को कंजोर्टियम या सिंडिकेट लेंडिंग कहते हैं। ऐसा लेंडिंग जो एक से ज्यादा बैंक मिलके देते हैं। ब्रिज लोन का मतलब होता है एडिशनल लोन। जैसे मान लीजिए हमारा ऑलरेडी एक लोन चल रहा था, पहले से एक लोन और हम करा लिए हैं, तो एडिशनल लोन जो कराएंगे उसको ब्रिज लोन कहा जाएगा। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालियापन। जब एक व्यक्ति के पास देने के लिए एसेट कम हो जाए और उसके पास जो लाइबिलिटी है, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो आपके सामने बढ़ जाए, डेट्स कॉल आपके सामने इंसॉल्वेंसी। इस कंडीशन में इंसॉल्वेंसी कहते हैं, उस व्यक्ति को इंसॉल्वेंट कहते हैं। मान लीजिए हमने कर्जा लिया था 10 लाख रुपए, अब 10 लाख हम भर नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो बताइए इस 10 लाख को भरने के लिए हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं, हमारे पास क्या है भाई, मोबाइल है, बैग है, चार्जर है, जूता चप्पल कपड़ा, जितनी चीजें हैं, हमारे सारे एसेट्स अगर बेच भी देंगे ना तो आप 10 लाख रुपए हमसे नहीं पा सकते। अब हमें इंसॉल्वेंट कहेंगे आप। मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें एक व्यक्ति अपना कर्जा भरने में अयोग्य हो जाता है, उसे इंसॉल्वेंसी कहते हैं। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है व्हेन अ कंपनी आर पर्सन नॉट एबल टू पे देयर डेब्ट, अपना कर्ज भरने में अयोग्य हो जाए, ठीक, उसे इंसॉल्वेंसी कहते हैं, दिवालियापन कहते हैं। अलग आ गया फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन को हिंदी में हम कहते हैं वित्तीय समावेशन। और वित्तीय समावेशन का मतलब आपके सामने होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब आपके सामने होता है कि जब एक व्यक्ति आपके सामने बाजार में अवेयरनेस लेके आए, जैसे सरकार ने अवेयरनेस फैलाया बाजार में कि अधिक से अधिक लोगों को बैंक को जोड़ें, तो जब एक व्यक्ति बैंक से जुड़ता है अवेयरनेस को लेके तो उसी को फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक अवेयरनेस को कहते हैं जो बैंकों से लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित करता है, ठीक, यानी आपके सामने अवेयरनेस रिलेटेड टू बैंकिंग, या कह सकते हैं सभी लोगों को बैंकों से जोड़ने की कोशिश करना ही आपका क्या कहलाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। तो पहले बच्चे ये हम लोग का बेसिक टॉपिक था जो क्लियर हो गया। अगला हमारे पास आता है सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की बात करने चलते हैं। क्लियर है? देखिए बहुत ध्यान सुनिएगा। आरबीआई की बात करेंगे तो आरबीआई का जो एक्ट है उसका नाम है आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई की बात करेंगे तो इसका जो स्टेबलाइजमेंट होता है आपके सामने, यह आपका होता है 1 अप्रैल 1935। आरबीआई के लिए कमीशन आया था जिसका नाम था आपके सामने हिल्टन यंग कमीशन। तो ध्यान रखिए हिल्टन यंग कमीशन 1926 में आया था, जिसके कहने पर आरबीआई बनी थी 1935 में 1 अप्रैल को। क्लियर? आरबीआई का जब बना था तो उसका कैपिटल था केवल इनिशियल कैपिटल 5 करोड़। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपके सामने, याद रखिएगा, जो है 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का सिंबल आपके सामने है पॉम ट्री, रॉयल बंगाल टाइगर, यानी आपके सामने जो ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर इसका सिंबल है। अगला बात किया आपके सामने फाइनेंशियल आरबीआई का जो होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि 1 अप्रैल से लेकर के आपके सामने 31 मार्च तक इसका फाइनेंशियल ईयर चलता है। आरबीआई की टैगलाइन आपके सामने जो है वह है इंडियाज सेंट्रल बैंक, इंडियाज सेंट्रल बैंक। क्लियर? तो आरबीआई का बेसिक बात है। एक बात और याद रखिएगा, आरबीआई जब बना था तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो आपके सामने पहले था कोलकाता में। कहां पे था? कोलकाता में। लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर ट्रांसफर होकर कहां चला गया आपके सामने? मुंबई में। और भी इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई के अंदर है। क्लियर? अगला पॉइंट आपके सामने आता है जहां पे आरबीआई के ऑफिस के बारे में बताइए। आरबीआई के ऑफिस की बात करेंगे तो आरबीआई के जो है हेड ऑफिस की अगर बात करेंगे तो ये आपके सामने मुंबई के अंदर है। आरबीआई के जो अगर आपके सामने बात करेंगे लोकल बोर्ड की, तो आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड है, डीएमकेसी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। लोकल बोर्ड के गेट पे जो तस्वीरें बनी है वो यक्ष और यक्षिणी की बनी हुई है, ठीक। आरबीआई के रीजनल ऑफिस की बात करें तो इसके 27 रीजनल ऑफिस हैं, जिसमें से आपके सामने अपने यूपी का जो रीजनल ऑफिस वो आपके कानपुर में है। आरबीआई के सब ऑफिस की बात करेंगे तो इसका 4 सब ऑफिस है। यूपी की अगर बात करेंगे तो लखनऊ के अंदर है। आरबीआई का म्यूजियम कहाँ पे थे? आरबीआई का म्यूजियम कोलकाता के अंदर है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? आरबीआई के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आरबीआई के अंदर याद रखिएगा टोटल 21 मेंबर होते हैं। 21 में से 5 आपके सामने ऑफिशियल हैं और आपके 16 नॉन ऑफिशियल हैं। 16 में से आपके 10 आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, 4 आते हैं आपके सामने लोकल बोर्ड से और 2 आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से। ये जो 5 ऑफिशियल, इस 5 में से आपके सामने एक याद रखिएगा आपका गवर्नर होता है। और अभी जो 26वें गवर्नर बने जिनका नाम है संजय मल्होत्रा, ठीक। 4 आपके सामने होते हैं डिप्टी गवर्नर। आरबीआई के जो लोकल बोर्ड होते हैं उस लोकल बोर्ड के जो डायरेक्टर उनका कार्यकाल याद रखिएगा 4 साल का होता है। और अगर गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर का कार्यकाल आपके सामने 3 साल का होता है। गवर्नर का कार्यकाल 2 साल के लिए आपके सामने जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। क्लियर? अगर बात करेंगे तो आरबीआई के गवर्नर की सैलरी होती है 3.5 लाख रुपए पर मंथ। और गवर्नर का अपॉइंटमेंट करता है आपके सामने पीएमओ, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। क्लियर? इतनी बात उम्मीद करते हैं आपका क्लियर हो चुका होगा। अगला बात करते हैं आपके सामने गवर्नर्स लिस्ट की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपके सामने याद रखिएगा आरबीआई का पहला गवर्नर थे, उनका नाम था ओसबोर्न स्मिथ। क्या नाम था उनका? ओसबोर्न स्मिथ। इन्हें फाउंडर ऑफ आरबीआई कहा जाता है। दूसरे गवर्नर थे जिनका नाम था आपके सामने जेम्स ब्रेड टेलर। आज जेम्स ब्रेड टेलर आरबीआई के वे गवर्नर थे जो आरबीआई के पहले डिप्टी गवर्नर भी थे। आरबीआई के तीसरे गवर्नर थे जिनका नाम था सीडी देशमुख। और सीडी देशमुख आपके सामने वे गवर्नर थे आरबीआई के जो आपके भारत की तरफ से पहले गवर्नर थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई।
अगला आपके सामने आता है प्यारे बच्चों सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। सॉरी, अभी इसमें बात करते हैं, पहले गवर्नर की लिस्ट की बात करते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल आपके सामने रहा है बेनेगल रामाराव का, जो कि आरबीआई के चौथे गवर्नर थे। सबसे छोटा कार्यकाल रहा आपके सामने अमिताभ घोष का, जो कि आरबीआई के 16वें गवर्नर रहे, केवल 20 दिन का कार्यकाल था। और इनका सबसे लंबा कार्यकाल लगभग 7 वर्षों का था। क्लियर। आरबीआई में सबसे ज्यादा सुधार करने वाले गवर्नर का नाम है एम नरसिम्हम, जो कि आरबीआई के 13वें गवर्नर थे। आरबीआई के 15वें गवर्नर थे जिनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि आरबीआई के अंदर एक ऐसे गवर्नर बने जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री और भारत के वित्त मंत्री के पदों पर भी अपने आप को पाया। ठीक, मतलब इकलौते गवर्नर जो भारत में चल के आगे प्रधानमंत्री बनते हैं। क्लियर है। अगली बात करेंगे तो आरबीआई के अंदर एक 19वें गवर्नर थे जिनका नाम था सी रंगराजन। सी रंगराजन का संबंध आपके सामने गरीबी से रहा है, पावर्टी। पावर्टी के कमेटी जिसका नाम है रंगराजन कमेटी, तो आरबीआई के 19वें गवर्नर हुआ करते थे। आरबीआई के 21वें गवर्नर थे जिनका नाम था वाई बी रेड्डी। अब वाई बी रेड्डी आपके सामने याद रखिएगा 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे, कि 2020 में समाप्त हुआ। उसके बाद शुरू हुआ 15th फाइनेंस कमीशन, और 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अभी हैं जिनका नाम है एन के सिंह। और 2026 में आपको पता होगा जो है 16th फाइनेंस कमीशन शुरू होने जा रहा है, और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया। क्लियर है। फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे तो हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की बात किया गया है। ये एक ऐसा संस्था है जिसको राज्य और स्टेट के बीच में टैक्स वगैरह का बंटवारा करने के लिए बनाया गया है। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं आपके सामने, तो आरबीआई में आज तक कोई कभी भी एक गवर्नर और जिनका नाम है रघुराम राजन, की किताब बड़ा फेमस है, आई डू व्हाट आई डू। ये किताब रघुराम राजन सामने लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आरबीआई में गवर्नर हुए 24वें, जिनका नाम था उर्जित रविंद्र पटेल। और उर्जित पटेल आरबीआई के वे गवर्नर हुआ करते थे जिनके बारे में याद रखिएगा कि नोटबंदी जब 2016 की हुई थी, तो उस नोटबंदी में गवर्नर आरबीआई के यही हुआ करते थे। और फिर आपके 25वें गवर्नर थे जिनका नाम शक्तिकांत दास, जिनको बेस्ट आपके सामने गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दो दो बार मिल चुका है। पूरी दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक है, सभी सेंट्रल बैंकों में सबसे शानदार जो गवर्नर होगा उसको मिलता है बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड, और ये शक्तिकांत दास को दो दो बार लगातार मिला है। क्लियर है। और उसके बाद से आपके सामने आज तक कोई महिला गवर्नर कभी हुई नहीं है। हाँ, महिला डिप्टी गवर्नर जरूर हुई हैं, जिनका नाम था केजे उदेसी। तो भारत की पहली महिला डिप्टी गवर्नर आरबीआई कौन रही है, उनका नाम है केजे उदेसी। क्लियर। यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी, उम्मीद करते हैं। ठीक, एक बार जल्दी से कमेंट मार दीजिए कि हाँ सर यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका है। यहाँ तक सब क्लियर हो चुका है। चलो, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब इसके आगे बात करते हैं। अच्छा, बीच में एक दो बैंकों का नाम और ले लेते हैं। जैसे आपने कोई पूछा पंजाब नेशनल बैंक कब बना है। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में बना था प्यारे बच्चों। आपके सामने किसी ने कहा बताइए इलाहाबाद बैंक कब बना था। इलाहाबाद बैंक आपके सामने 1865 में बना था। भारत का पहला कॉमर्शियल बैंक हुआ करता था। ठीक है। अगर कोई पूछे अवध कॉमर्शियल बैंक आपके सामने कब बना था, 1881 में बना था। तो ये कुछ बैंक और हैं जिनके बारे में ध्यान से सुने रहिएगा। ठीक। आरबीआई की बात करते हैं पहले। आरबीआई की सब्सिडरी क्या होती है। देखिए, सब्सिडरी का मतलब होता है जो आरबीआई की संस्थाएं जिसको आरबीआई ने बनाया है। तो पहला नाम आपके सामने था डीआईसीजीसी। डीआईसीसी का मतलब होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है। और डीआईसीसी की अगर बात करेंगे तो ये आपके सामने बना था 1978 में बना था। डीआईसीसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक। डीएसएससी का काम होता है जो बैंकों में लोगों का पैसा जमा हुआ है, उस पैसे पर लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, ताकि उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। तो इंश्योरेंस प्रोवाइड करना ये डीएसएससी का काम होता है। क्लियर, समझ गए इतनी बात। अगला सवाल आपसे एक, अगर डीएसएससी के अंदर मैक्सिमम 5 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस मिलेगा, इससे ज्यादा इंश्योरेंस आप नहीं पाएंगे। आपके अकाउंट में चाहे जितना पैसा हो, अगर बैंक भाग जाएगा तो आपको आरबीआई सिर्फ 5 लाख रुपए की गारंटी लेती है। डीआईसीसी के अंदर सभी तरह के जमा पे आपको डिपॉजिट मिलता है, चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे एफडी हो, चाहे आरडी हो। लेकिन इतना याद रखिएगा कि वो बैंक आपका जो है वो इंडिया के अंदर चलना चाहिए। अगर इंडिया से बाहर आपका बैंक चल रहा है तो फिर आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। मान लीजिए पाकिस्तान में हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है, वहां आप खाता खोलेंगे तो हमको नहीं मिलेगा इंश्योरेंस। केवल इंडिया में ही आपकी ब्रांच चलनी चाहिए। दूसरा आता है बीआरबीएन एमपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। बीआरबीएन एमपीएल का मतलब आपके सामने होता है कि आपके सामने आरबीआई की वे सब्सिडरी जो नोट छापने का काम करती है। इसके अंदर आपके सामने दो नोट आते हैं। एक नाम है आपके सामने मैसूर, और एक का नाम आपके सामने जो है सालबोनी। तो सालबोनी और मैसूर, ये दो, सालबोनी आपके सामने जो है वेस्ट बंगाल में, मैसूर आपका कर्नाटका में है। तो दो प्रिंटिंग प्रेस जो भारत में है वह बीआरबीएन एमपीएल के अंदर कार्य करते हैं। अब बीआरबीएन एमपीएल आपके सामने रखिएगा 1995 में बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर भी आपके सामने बेंगलुरु के अंदर है। कहाँ पे पैर इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। अगला आपके सामने आता है रिबिट। रिबिट की बात करेंगे तो इसे 2016 में आरबीआई का आपके सामने सब्सिडी बनाया गया, और रिबिट के हेडक्वार्टर भी आपके सामने मुंबई में है। इसका नाम ही होता है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपके सामने आईटी सेक्टर को मैनेज करने का काम करता है। अगला आपके सामने आता है इफ्टास। इफ्टास का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, और इफ्टास आपके सामने 2019 में आरबीआई का सब्सिडी बना था।
और इसकी अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी आपके सामने मुंबई में है, जो कि आरबीआई में डिजिटल इंफ्रा बनाने का काम करता है। और लास्ट में सबसे ज्यादा न्यूज में रहने वाला जिसका नाम है आरबीआईएच, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जिसे 2022 में आरबीआई का सब्सिडरी बनाया गया। और याद रखिएगा इसके बारे में कि जो आरबीआईएच है, इसका कैपिटल आपके सामने 100 करोड़ रहा जब इसको लॉन्च किया गया। ठीक, मतलब इसका इनिशियल कैपिटल 100 करोड़ रहा है, लेकिन डीआईसीसी जब बना तो इसका कैपिटल आपका इनिशियल 50 करोड़ रहा है। ठीक, तो कुछ दो संस्थाओं के कैपिटल भी ध्यान रखने होंगे। ठीक, आरबीआई इसका हेडक्वार्टर आपके सामने बेंगलुरु में है, जो नई नई चीजों पर रिसर्च करके नई नई चीजों को बनाने का काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। आरबीआई के 3 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं, एनआईबीएम, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक एंड मैनेजमेंट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च, और इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो 3 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, ऑटोनोमस का मतलब है स्वायत्ता चलने वाली कंपनियां, वे कंपनियां जो आरबीआई के लिए कार्य कर रही हैं बट स्वयं चल रही हैं, एक तरह के कह सकते हैं कॉलेज हैं जो आरबीआई से रिलेटेड है। क्लियर है? अगला आपके सामने आता है जो है प्रिंटिंग और मिंटिंग प्रेस। ठीक है, हेलो, हाँ, हाँ, वो ये तो अच्छा, तो हमको देखना पड़ेगा कहाँ पे करते हैं। अच्छा ठीक है। हम्म, अच्छा ठीक। हो गया, हो गया, डिलीट हो चुका है। जा रहा है, जा रहा, हाँ भेज रहा हूँ। चल, तो आपने देखा जो है कि यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके थे। तीनों ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स आपके होते हैं। अब आगे बात करेंगे, आपके सामने तो आ जाएगा जो है आरबीआई में प्रिंटिंग और मिंटिंग प्रेस। क्लियर है? अभी देखिए, जो प्रिंटिंग प्रेस आपका होता है आरबीआई के पास, याद रखिएगा 4 प्रिंटिंग प्रेस है टोटल। कितने प्रिंटिंग प्रेस आरबीआई के पास? 4। ये चारों प्रिंटिंग प्रेस कौन कौन है भाई? तो ध्यान रखिएगा आपके सामने याद रखिएगा डीएमएसएन। डीएमएसएन का मतलब आपके सामने होता है देवास, मैसूर, साल्बोनी और नासिक। तो आरबीआई के 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। ठीक, आरबीआई के पास मिंटिंग प्रेस जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं भी 4 है आपके सामने, एनएचकेएम, यानी कि नोएडा, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई। एसपीएमसीएल का मतलब के सामने क्या होता है समझिए। इसका मतलब है सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एसपीएमसीएल का मतलब होता है कि एक ऐसी संस्था जो 2006 में बनाई गई थी, सॉरी 2006 में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपके सामने जो है वो मुंबई के अंदर है। एक बार थोड़ा इसको हम मिस कर रहे हैं, रुक जाइए, डाटा मत लिखिए, छोड़ दीजिए इसको, देख लीजिएगा एक बार नोट्स में देख लीजिए। एसपीएमसीएल आई थिंक इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है शायद, और ये 2006 में बनाया गया था। और इसके बारे में अगर बात करेंगे तो आपसे कहा गया कि एसपीएमसीएल भारत के अंदर चारों प्रिंटिंग प्रेस, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो बीआरबीएनपीएल था उसमें केवल मैसूर और साल्बोनी आ रहा था। उसके अलावा देवास और नासिक जो प्रिंटिंग प्रेस है, चारों मिंटिंग प्रेस हैं। और एक आपका पेपर मिल आरबीआई का जो कि होशंगाबाद के अंदर है मध्य प्रदेश में, सिक्योरिटी पेपर मिल, जिसका नया नाम आपके नर्मदापुरम हो चुका। तो इन 7 संस्थाओं को चलाने वाले का नाम है एसपीएमसीआईएल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कार्य करता है। ठीक, आरबीआई एक्ट की बात करते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 में जाएंगे तो आपको बहुत अलग अलग सेक्शन पढ़ने हैं। सबसे पहले सेक्शन 2, सेक्शन 8, सेक्शन 22, सेक्शन 24, सेक्शन 26, सेक्शन 27, सेक्शन 28, उसके बाद सेक्शन 28 ए, फिर आपके सामने सेक्शन 32, और फिर आपके सामने सेक्शन 38, सेक्शन 42, और सेक्शन 45 जेड बी, और फिर आपके सामने आएगा सेक्शन 49। सेक्शन 2 में कहा गया शेड्यूल बैंक, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 2 में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि शेड्यूल बैंकों का मेंशन किया गया। सेक्शन 8 में कहा गया कि जो गवर्नर होता है उसका कार्यकाल 2 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। सेक्शन 22 में कहा गया कि सिर्फ भारत में नोट छापने का काम आरबीआई करेगी। सेक्शन 24 में कहा गया कि आरबीआई मैक्सिमम 10,000 तक का नोट छाप सकती है। 26 में कहा गया आपके सामने कि जो आरबीआई नोट छापेगी वो लीगल टेंडर होगा। 27 में कहा गया कि आरबीआई नोटों को रीइशू कर सकती है, मान लीजिए नोटें बंद है उसे दोबारा रीइशू कर सकती है। सेक्शन 28 में कहा गया कि आरबीआई
के द्वारा जो है जो नोटें छाप के हमको दी जाती हैं, वो नोट अगर कट फट जाती हैं तो उसे हम बदल सकते हैं बैंकों में जाके। 28A में कहा गया आरबीआई के पास विशेष अधिकार है कि वो 1 रुपए का नोट भी जारी कर सकती है। सेक्शन 32 में कहा गया कि आरबीआई के पास अधिकार है कि लोगों के ऊपर पेनाल्टी, बैंकों के ऊपर पेनाल्टी लगा सकती है। 38 में कहा गया कि सिक्का तैयार करने का काम भारत में आपका किसका होता है? वित्त मंत्रालय का होता है। लेकिन उस सिक्के को तैयार करने के बाद उसे आरबीआई को दिया जाता है चलाने के लिए बाजार में। तो आरबीआई के पास अधिकार है सेक्शन 38 में कि वो आरबीआई सिक्कों का संचालन कर सके, ये ध्यान रखिएगा। सेक्शन 42 की अगर बात करें तो 42 में आपसे यह कहा गया कि सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो की बात की गई है, यानी भारत के अंदर सभी बैंकों को अपने पास के जमा पैसे का कुछ ऐसा आरबीआई को देना होता है, उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। 45 जेडबी में आपके सामने कहा गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंशन किया गया है, और 49 में जाएंगे तो आपके सामने जिक्र किया गया बैंक रेट के बारे में। किसके बारे में? बैंक रेट। तो ये आपका आरबीआई एक्ट था। अब बात करते हैं डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी कहते हैं। नोटबंदी भारत में कब कब हुआ है? तो देखिए 1938 में भारत के अंदर सबसे पहले नोटें छापी गई थी। इस समय जब जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा भारत के अंदर जो नोटें छापी गई थी उसमें सबसे पहले आपके सामने 5 रुपए की नोट आई थी, फिर 10 की नोट आई थी, उसी में 100 का नोट आया था, 1,000 का नोट आया था, 10,000 का नोट आया था। ठीक, ये सारी नोटें छापी गई। भारत का पहला नोटबंदी 1946 में हुआ था, जब आपके सामने 1,000 के नोटों को और 10,000 के नोटों को आपके सामने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद आपके सामने फिर से 1954 में आपके 1,000 के नोटों को और आपके 10,000 के नोटों को फिर से चालू कर दिया गया। उसके बाद फिर से आपके सामने समय 1978, और 1978 में भारत की दूसरी नोटबंदी होती है। आपके एक बार 46 में हुआ, एक बार 78 में हुआ। 78 में हमेशा हमेशा के लिए आपके सामने जो है, अच्छा, 1,000, 10,000 और 5,000 की नई नोटें भी 1954 में जारी की गई। उसके बाद आपके सामने आता है 1978। जब 1978 में आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत के अंदर आपके हमेशा हमेशा के लिए 5,000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया। और फिर आपके सामने आता है 8 नवंबर सन 2016, जब आपके आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित आर पटेल, और उस समय आपके सामने फिर से 200 के नोटों को बाजार में बंद किया गया। आपके सामने 200 के नोटों को नया इंट्रोड्यूस किया गया, आपकी पुरानी 500 के नोटों को और आपकी 1,000 के नोटों को बंद किया गया, 200 की नई नोटें लाई गई, 500 की नई नोटें लाई गई, और एक 2,000 के नई करेंसी को भी इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। अगला आपके सामने बात किया गया इंडियन बैंक करेंसी के बारे में। तो याद रखिएगा, इंडियन बैंक करेंसी जो आपकी होती है, इसके बारे में 4-5 बातें। जैसे सबसे पहले आपके सामने दुनिया का पहला देश ने कागज के नोट जारी किया, चाइना। दुनिया का पहला देश ने आपके सामने प्लास्टिक के नोट जारी किया। प्लास्टिक नोट का मतलब होता है एटीएम कार्ड, उसे प्लास्टिक नोट कहते हैं। उसका नाम आपके सामने हो जाएगा जो है ऑस्ट्रेलिया, 1988 में। भारत में पहली बार नोट कब आया था? तो आप याद रखिएगा, जनवरी 1938 में 5 रुपए की नोट आई थी। भारत में पहली बार सिक्का कब आया? 1950 में। नोटों पे सिग्नेचर कौन करता है आपके सामने? तो आरबीआई का गवर्नर करता है। लेकिन अगर 1 रुपए की नोट हुई तो उस पर सिग्नेचर आपका फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा किया जाएगा, फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे जाएंगे, आपके सामने तो बात किया गया जो कि इंडियन में जो नोटें होती है, उस नोट पे कुल भाषाएं 17 होती हैं। नोट के पीछे देखो एक डिब्बा होता है, उसमें भाषाएं लिखी होती हैं। उस डिब्बे में 15, उसे नोट पैनल या बैक पैनल कहते हैं। एक नोट जो होती है, उस नोट की अगर बात करेंगे तो मैक्सिमम एक नोट भारत में 10,000 रुपए की मैक्सिमम नोट आपकी हो सकती है, और मैक्सिमम सिक्का भारत में 1,000 रुपए का हो सकता है। क्लियर? तो इतनी बात नोट के बारे में देखिए। डेसिमल सिस्टम मतलब वो आपके सामने देखा होगा आपने कि 1 रुपए का मतलब 100 पैसा होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं डेसिमल सिस्टम। तो ये डेसिमल सिस्टम भारत में कब आया था? 1957, 1957 में आया था। ठीक, आगे आपके सामने कहा गया जो है कि गांधी जी की जो सीरीज वाली नोटें चल रही हैं, जिसमें हम गांधी जी के फोटो देखते हैं, एक गांधीयन सीरीज नोट किस वर्ष से चलाई जा रही है? तो याद रखिएगा 1996, 1996 से गांधी जी की सीरीज वाली नोटों को चलाया जा रहा है। तो ये सारा डाटा पे याद रखिएगा, बेसिक चीजें हैं। एक नोट पर क्या बना है? तो देखिए सबसे पहले जल्दी सुन लीजिए। 10 की नोट चल रही है बाजार में, 20 चल रहा है, 50 चल रहा है, 100 चल रहा है, 200 चल रहा है, 500 चल रहा है, और आपका 2000 चल रहा है। 10 की नोट का साइज है 63, और 20 का साइज है 63। बाकी सभी नोटों का जो साइज है आपके सामने 66 है। फिर हमने आपको सीरीज बताया होगा कि पहले 23, फिर 29, उसके बाद 35, 42, 46, 50 और 66। मतलब 10 का साइज है 63 इंटू 123, 20 का 60 और 129, 50 का 66 इंटू 135, ऐसे 142, 140, 150 और 166 इसका साइज था। 10 का कलर चॉकलेट ब्राउन है, 20 का कलर ग्रीन येलो है, 50 का कलर फ्लोरेसेंट ब्लू है, 100 का कलर लेवेंडर है, 200 का ब्राइट येलो, 500 का स्टोन ग्रे और 2000 का कलर आपके सामने मेजेंटा कलर है। ठीक, कौन से नोट पर किसका पिक्चर बना? तो हमने कविता याद कराया था कि 10 रुपया में मंदिर घूमे, 20 में एलोरा, 50 रुपया में हैप्पी हैप्पी, 100 में रानी, 200 में सांची सांची, 500 में किला, और 2000 में मंगलयान। जब पृथ्वी छोड़ेंगे सबसे बड़ी नोट चाहिए 2000 की, मंगलयान बना हुआ है। तो 10 में बना है, 10 में मंदिर, 10 में एलोरा की मंदिर, सॉरी 10 के में कोणार्क सन टेम्पल बना है, 20 में एलोरा, एलोरा की गुफाएं बनी है जो कि महाराष्ट्र में है, 50 में हैप्पी मतलब हम्पी टेम्पल बना है जो कर्नाटका में है, 100 में रानी, रानी का वाप जो कि गुजरात में है, 500 में आपके सामने किला, 200 में सांची सांची मतलब सांची स्तूप रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, 500 में किला यानी रेड फोर्ट बना है लाल किला जो कि नई दिल्ली में है। क्लियर? तो ये नोट के फीचर्स हो गए। अब बात करते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है, जिसे आप एमआरएस कहते हैं।
भारत में नोट आरबीआई छापने का अधिकार रखती है, लेकिन उस नोट को आरबीआई सिर्फ तभी छाप सकती है जब उसके पास कम से कम एटलीस्ट आपके सामने 200 करोड़ का गोल्ड 200 करोड़ रुपए का अमाउंट रिजर्व हो। इस 200 करोड़ में 115 करोड़ का आपके सामने गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ रुपए का आपके सामने फॉरेक्स विदेशी मुद्रा होना चाहिए। फिर आरबीआई आपके सामने नोट छापने का अधिकार रखती है, नोट छाप सकती है। क्लियर। फंक्शन ऑफ आरबीआई की बात करेंगे तो आरबीआई के बारे में चार पांच बातें। सबसे पहले आरबीआई को हम एपेक्स बैंक कहते हैं, आरबीआई को सेंट्रल बैंक कहते हैं, आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट एलओएलआर कहते हैं क्योंकि अंतिम ऋण दाता के रूप में जाना जाता है। आरबीआई को आपके सामने बैंकर्स बैंक कहते हैं, बैंकों का बैंक कहते हैं। आरबीआई को एजेंट ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, इसे बैंक ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र और राज्य सरकारों का बैंक कहते हैं। आरबीआई भारत के अंदर याद रखिएगा आपके सामने जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। आरबीआई देश की महंगाई को कंट्रोल करती है। आरबीआई बाजार में मनी मार्केट को चलाती है। आरबीआई नए बैंकों का लाइसेंस देती है। आरबीआई बैंकों का लाइसेंस कैंसिल करती है। तो भारत के अंदर पूरे पूरे बैंकिंग सिस्टम को चलाती कौन है? आरबीआई। तो कुल मिला कितने आरबीआई के फंक्शन के बारे में याद रखिएगा। क्लियर। अब आता है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंकों का नाम, जैसे अमेरिका का सेंट्रल बैंक का नाम आपके सामने है फेडरल रिजर्व, स्विट्जरलैंड का है स्विस नेशनल बैंक, चाइना का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आपको कुछ सेंट्रल बैंकों का नाम याद रखने होंगे, ये ध्यान रखिए। क्लियर है। अब बात करते हैं, इधर देखें टाइप्स ऑफ मनी। अगर टाइप्स ऑफ मनी की बात करें तो सबसे पहले आपके सामने सॉइल्ड मनी। सॉइल्ड मनी का मतलब होता है एक नोट जो काफी ज्यादा गंदी हो चुकी है, डर्टी, एकदम मैला भद्दा नोट, उसे सॉइल्ड करते हैं। मोटिलेटेड का मतलब होता है कटा फटा, टॉर्न, कटे फटे नोटों को हम बोलते हैं मोटिलेटेड मनी। फॉक्ड मनी का मतलब होता है फेक, डुप्लीकेट, जाली नोटों को हम बोलते हैं आपके सामने जो है फॉक्ड मनी। प्लास्टिक मनी का मतलब आपके सामने होता है वे नोटें जो कार्ड्स हैं, जैसे एटीएम कार्ड, उसे प्लास्टिक मनी कहते हैं। हार्ड मनी जिसका बाजार में डिमांड ज्यादा होता है। सॉफ्ट मनी जिसका डिमांड बाजार में कम होता है। डियर मनी जिस पर ज्यादा ब्याज लगता है। चीप मनी इस पर कम ब्याज लगता है। हॉट मनी का मतलब होता है विदेशी निवेश, विदेश से जो पैसा हमारे देश में इन्वेस्ट होता है उसे हॉट मनी कहते हैं। नियर मनी का मतलब होता है इक्विवेलेंट टू कैश, जैसे कि गोल्ड हो गया, या आप चेक लेके चलते हैं, चेक कोई पैसा नहीं है लेकिन जहां दे देंगे वो पैसे के जैसा काम करेगा, तो ये सब नियर मनी कहलाता है। क्रिप्टो आजकल डिजिटल चल रहा है। बैरन मनी का मतलब होता है अनप्रोडक्टिव पैसा, मतलब 1 लाख रुपया लेके बक्से में रख दें और 1 लाख रुपया हमारा बक्से में रहेगा तो क्या वो आगे बढ़ेगा, उसका कोई प्रमोशन होगा, क्या उसका वैल्यू बढ़ रहा है? नहीं, तो उसे बोलते हैं बैरन मनी। अब फिएट मनी का मतलब होता है वह पैसा जो भी लीगल है, जैसे मान लीजिए 500 की नोट अभी लीगल है नई वाली, तो फिएट नहीं है। 1 लाख नोट क्या लीगल है? नहीं, तो आपके सामने जो है एक तरह से फिएट मनी। फिएट का मतलब, सॉरी उल्टा बोल दिया, फिएट मनी का मतलब होता है जो लीगल है, मतलब 1 है नोटें बाजार में नहीं चल रही है तो फिएट मनी नहीं है। 100 की नोटें चल रही है वो फिएट मनी है। तो जो नोटें चल रही है उसे बोलते हैं फिएट मनी, मतलब लीगल जो नोटें अभी हैं उसी को फिएट मनी कहा जाता है। क्लियर। इतनी बात समझ गए होंगे। अब आता है आपके सामने आईबीए, जिसे आप बोलते हैं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन पूरे भारत के बैंकिंग सेक्शन को आपके सामने डेवलप करने के लिए बनाया गया। ठीक। इसकी स्थापना आपके सामने अगर आईबीए की करेंगे तो याद रखिएगा आईबीए की स्थापना आपके सामने जो है, थोड़ा सा दिमाग से हमारे उतर रहा है एक्चुअली जो है, आई थिंक इसके हाँ सॉरी, आईबीए का स्थापना आपके सामने 1946 में किया गया था, 1946 में किया गया था। और आईबीए की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा जो आपका आईबीए है ये भारत के अंदर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के बीच में एक आपका क्या है, एक कड़ी है जो दोनों के बीच में दोनों को जोड़ने का काम करता है। क्लियर है। अच्छा, आईबीए की अगर बात करेंगे तो इसमें मैक्सिमम 31 मेंबर सदस्य हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर बीएफएस की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, और बीएफएस का काम होता है आपके सामने भारत के अंदर बैंकिंग का सुपरविजन करना। इसकी स्थापना 1994 में 1994 में आरबीआई के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। आईबीए का हेडक्वार्टर आपके सामने जो है वो कहाँ पे है बच्चों? मुंबई में है। बीएफएस का हेडक्वार्टर भी आपके कहाँ पे है? मुंबई में। आईबीए में जो मेंबर होगा उसका कार्यकाल आपके सामने जो है 1 साल का होगा, और जो बीएफएस में मेंबर होगा इसका कार्यकाल आपके सामने 2 साल में होगा। बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन जो कमेटी है उसमें 4 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, और उसमें याद रखिएगा कि जो गवर्नर है आरबीआई का वही बीएफएस का हेड होता है। ठीक। अच्छा, बीएफएस बैंकों का सुपरविजन करने के लिए कैमल्स नाम का एक फैक्टर यूज करता है। इसका मतलब होता है कैपिटल एडोकेसी, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट, अर्निंग, लिक्विडिटी, सिस्टम एंड कंट्रोल। तो इन 6 चीजों को मिलाकर बना कैमल्स। ठीक है। तो इन 6 चीजों को आधार मानते हुए बैंकों का सुपरविजन किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला था बैंकिंग ओम्बड्समैन। बैंकिंग ओम्बड्समैन आपके सामने भारत के अंदर 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे 2002 में एक बार रिवाइज किया गया, 2006 में एक बार रिवाइज किया गया, और अभी नए पे आपको पता होगा इसका नाम चेंज करके बैंकिंग ओम्बड्समैन से इसका नाम कर दिया गया आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, और जो कि 2021 में नया पे इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब 95 से भारत में ओम्बड्समैन काम कर रहे हैं। भारत के अंदर भी कुल आपके सामने 22 ओम्बड्समैन है जो रनिंग है, ये ध्यान रखिएगा। ओम्बड्समैन शब्द का मतलब होता है लोकपाल, इसका मतलब होता है जो बैंकिंग से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया गया। ये लोकपाल कोई व्यक्ति नहीं, ये एक संस्था का नाम है। ऐसी संस्था जो भारत के अंदर बैंकिंग से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने का काम करती है, ये ध्यान रखिए, उसी को लोकपाल कहा जाता है। क्लियर है।
और भारत के अंदर देखिएगा 22 संस्थाएं जो अभी चल रही हैं। बैंकिंग लोकपाल की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जो बैंकिंग लोकपाल होता है, यह आपके सामने अगर किसी व्यक्ति का मेंटल केस है और अगर वो व्यक्ति अपनी जगह सही था तो उसके लिए उसे कंपनसेशन 1 लाख रुपए की देती है, और अगर कोई आपके सामने अमाउंट के मामले हैं तो मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक के कंपनसेशन की बात करता है ओम्बड्समैन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आरबीआई तक बेसिक टॉपिक था जो हमने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद आगे फिर चर्चा अगली क्लास तक की जाएगी, ध्यान रखिएगा। तब मॉनेटरी पॉलिसी से फिर आगे शुरू करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, 2 टॉपिक फिर एक साथ होगा। अभी पूरी हिस्ट्री और आरबीआई एक साथ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर? चलिए फिर मिलेंगे हम लोग। देखिए 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने वो टॉपिक कंप्लीट किए जो हम क्लास में आपको 16 घंटे में पढ़ाते हैं। तो एक केवल एक रिवीजन था, इससे आप ये मत सोचिएगा कि हमने आपको ये पढ़ाया। ये केवल एक रिवीजन था कि आप एक क्विक रिवीजन मार सके फटाफट से, ताकि जब भी आपको एग्जाम देना हो तो आप एक बार रिवीजन इससे मार लिया करें। ठीक, चलिए फिर मिलेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जिसको भी सेशन जैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।